जरा सी आहट हुई। पल भर बाद मैंने उसे अंदर आते हुए देखा। 50-55 साल का आदमी, न बूढ़ा न जवान, उम्र की दरमियानी अवस्था में। एक दिन पहले ही उसने मेरे मसाज सेंटर में ऑनलाइन बुकिंग की है। वेलकम, मैं हूँ आपकी मसाज थेरेपिस्ट नैन्सी। आपकी पर मैंने जोर दिया। वो दीवार पर टंगा मेरा डिप्लोमा सर्टिफिकेट पढ़ने लगा। मैं गर्वित हो गई। ऐसी वैसी मालिश करने वाली नहीं हूँ, पेशेवर मसाज थेरेपिस्ट हूँ। मैं उसे अंदर मसाज कैबिन में ले गई। कपड़े उतार दीजिए, मैंने उसे निर्देश दिया। वो शर्मा गया और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर उभर आई। उसने अपने कपड़े एकदम से उतारते नहीं बना। मुझे एक डॉक्टर ही समझिए, मैं बोली। मुझे पैरों की मालिश करवानी है। वो जिरह करने लगा। मैंने उसके पंजों पर नज़र डाली। मैं पहले ही देख चुकी थी कि उसके पैरों पर हल्के गुलाबी रंग की पट्टियां बंधी हैं और चौड़ी चौड़ी खुली स्ट्रैप वाले सैंडल चढ़े हैं। जब मालिश होती है तो शरीर के सभी हिस्सों की होती है। पैंट शर्ट उतार देंगे तो सहूलियत होगी। यह गाउन पहन लीजिए। कहते हुए मैंने उसकी तरफ एक गाउन बढ़ाया। बड़े अनमने मन से उसने गाउन पकड़ा। मैं केबिन से बाहर चली गई। सैंडल उतार कर वो मसाज टेबल पर लेट चुका है, आंखें बंद। मैं उसके निकट गई, पैरों पर से पट्टियां खोली, गाउन ऊपर सरकाया। मोटे मोटे सूजे हुए पांव, लाल गहरे जख्म, एड़ियां और तलवे तो और बुरी हालत में। ओह माय गॉड, मेरे मुंह से फिसला। कैसे हुई ये घाव? तीर्थ यात्रा की है, तीर्थ यात्रा। हाँ, 108 किलोमीटर चला हूँ, दिन भर रात भर, मंदिर तक पहुँचने के लिए। मंदिर? कहाँ का मंदिर? एक भारतीय मंदिर। आप भारत गए तीर्थ यात्रा में? क्या भारतीय मंदिर सिर्फ भारत में ही है? नहीं, मैं शर्मिंदा होते हुए बोली। भारतीय मंदिर विदेशों में भी स्थित हैं। आप कहाँ चले? यहीं डेनमार्क में ही चला हूँ। यहाँ डेनमार्क में? हाँ, यहाँ सीलैंड द्वीप की सरहद पर एक सिद्धि विनायक मंदिर है, उसकी तीर्थ यात्रा की। डेनमार्क में रहने वाले कई भारतीय जाते हैं उस मंदिर में। आप नहीं जाती? मैं क्रिश्चियन हूँ। मालिश करवाते वक्त वो मुझसे मेरी ज़िंदगी के बारे में पूछा करता। शुरू शुरू में तो आम सवाल, मैं डेनमार्क कब आई, क्यों आई, मुझे यह मुल्क कैसा लगता है। बाद में वो मेरी व्यक्तिगत ज़िंदगी को खरोंचने लगा। क्या मैं अभी भी पति के साथ हूँ या सिंगल हूँ, कितने बच्चे, किस उम्र के। बीच बीच में अपनी भी बहुत कुछ कहता, बड़बड़ाता, फुसफुसाता। वह खुद मूलतः स्कॉटलैंड का है, मगर मेरी तरह वो भी प्रवासन के कड़े अनुभवों से गुजर चुका है। 2 बार तलाक का दंश झेल चुका है। सो मेरी भोगी व्यथा को वो भली भांति समझता। कहता, तलाक की त्रासदी पुरुषों के लिए भी कम नहीं है। उसके हर विजिट में मैं उसे अपनी जिंदगी का एक छंद सुनाया करती हूँ। मुझे भी एक श्रोता मिल गया। महाजीवन की लंबी सुख दुखों भरी कहानी मेरे वक्ष में बर्फ की ठंडी सिल की तरह जमी पड़ी है। पॉल के अपनत्व की गर्मी पाकर ये पिघलने लगी। मेरी कहानी 30 वर्ष पूर्व शुरू होती है। इन 3 दशकों में मैंने 4 महाद्वीपों में जिंदगी जी है। 3 पति बदले मैंने, और हर बार जब भी मैंने पति बदला, मुझे अपना पिछला पति अगले से बेहतर लगा। सबसे पहले पति के साथ मैं 9 वर्ष रही, दूसरे के साथ 8 वर्ष और तीसरे के साथ 7 साल बाद ही रहना मुश्किल हो गया। मेरे 2 पुत्र हैं, एक पहले पति से और एक तीसरे से। मार्को मेरे वर्तमान पति हैं, जिससे मेरा तलाक चल रहा है। लोग कहते हैं कि तीनों में से मेरी किसी से भी नहीं बनी। तीसरा तलाक? मुझे ही अपने भीतर झांकने की ज़रूरत है। कमी मुझ में ही है। मैं ऐबों से भरी हूँ। मगर पॉल, मैं आपको अपनी दास्तां सुनाती हूँ। बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि एक एक शब्द सच है, कुछ मिथ्या नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं। बढ़ा चढ़ाकर कहने की बजाय मैं घटा कर ही बयां कर रही हूँ, क्योंकि कुछ सच इतने कड़वे व विभत्स हैं, उन्हें उगलने की मेरी हिम्मत ही नहीं। आप भी शायद सुन नहीं पाएंगे। फैसला करें कि मैं कहाँ गलत हूँ।
1985 में ले चलती हूँ आपको, जब मेरी पहली शादी हुई थी। मैंने एक ईसाई परिवार में जन्म लिया था। मलप्पुरम शहर में रहती थी। मैंने पॉल का वाक्य पूरा किया। अरीकोड इलाके में एक छोटी सी पहाड़ी पर हमारा घर था। हालांकि केरल में माता पिता को मम्मी डैडी पुकारना प्रचलित हो रहा था, किंतु हम उन्हें अपने पारंपरिक संबोधनों से ही बुलाते थे, अम्मा और अप्पा। अम्मा को प्यार से कभी कभी अम्मू पुकार लेते। साधारण परिवार था हमारा। पिता म्यूनिसिपैलिटी में क्लर्क, माँ गृहस्थन। मेरे माता पिता में अद्भुत सामंजस्य था। हमें लगता कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशहाल हमारा परिवार है। नील मुझसे 21 मिनट बाद पैदा हुआ था, इसलिए उसे मुझसे हमेशा छोटा माना गया। हम दोनों से 5 साल बड़ा एक भाई जॉर्ज है। जॉर्ज से 2 साल बड़ी एक बहन रेचल। पति पत्नी और 4 बच्चों का समूह। 6 जनों का हमारा परिवार एक साधारण व सुखी परिवार था। हम एक स्वतंत्र, स्वच्छ, सुरुचिपूर्ण, सज्जित घर में रहते थे। जब मैं बड़ी हुई तो तिरूर शहर के एक युवा अब्राहम कोक्कन से, जो थियोलॉजी का विद्यार्थी था, मेरी शादी तय कर दी गई। अब्राहम कोक्कन के हमारे चर्च से अच्छे ताल्लुकात थे और वो हमारे चर्च में आता रहता था। कुंजम्मा ने फिर अड़ंगा लगाया। अप्पा से भिड़ी, क्यों नैन्सी को एक पादरी से बांध रहे हो? अप्पा बोले, नैन्सी की मर्जी से ही शादी तय हुई है। नैन्सी उसे पसंद करती है। यह एक लव मैरिज है। और एक अच्छी बात, मुझे दहेज का भी जुगाड़ नहीं करना होगा। उनकी तरफ से कोई मांग नहीं है। केरल में शादियों में बहुत अधिक दहेज का प्रचलन है। अप्पा को राहत थी उन्हें कि लड़के वालों की तरफ से दहेज की कोई मांग नहीं है। दहेज वगैरह की बात तो बाद की है, पर नैन्सी की अपनी पसंद है। कुंजम्मा ने हुंकार भरी। हाँ, उसी से पूछ लो। मुझे एक हमसफर चाहिए था। पहले दिन से ही मैं अब्राहम की तरह आकृष्ट हो गई थी। मुझे वो अपना सोलमेट लगा। अब्राहम मुझे प्रपोज कर चुका था। मैंने ही उससे कहा था, अप्पा से बात कर लो। अब्राहम अप्पा से बात कर चुका था, उनसे मेरा हाथ मांग चुका था। प्रेम अलौकिक होता है, अप्पा बोले, मगर जब लोक में आता है तो जिम्मेदारियों से घिर जाता है। वैवाहिक जीवन के कुछ नियम होते हैं। अब्राहम एक पादरी है। उसकी पत्नी होने का मतलब तुम्हें मालूम है? हाँ अप्पा, जानती हूँ। तेरी बहुत तारीफ कर रहा था अब्राहम। कह रहा था तू उसके लिए बिल्कुल सटीक पत्नी होगी। तू चर्च के सभी कार्यकलापों व गतिविधियों को जानती है। हाँ, मुझे अब्राहम पसंद है कुंजम्मा, मैं बोली। आई लव हिम। कुंजम्मा ने मुझे ऐसे घूरा जैसे मैं पूरी पागल हो गई हूँ। फिर अपनी आंखें घुमाते हुए अफसोस भरी आ भरी, सत्यानाश हो छोकरी। अप्पा पर कटाक्ष मारा। जब अपने बच्चों को चर्च में लगाए रखोगे, संडे स्कूल, जीजस पाठ, ईस्टर आराधना, लेंटेन प्रार्थना, बच्चों की रुचियां और कहाँ पनपेंगी? बच्चे अपनी जोड़ियां चर्च में ही बना रहे हैं, स्कूल कॉलेज की बजाय। क्या सच में प्यार अंधा होता है? पॉल मुझसे पूछ रहा है। सोच में पड़ गई हूँ। एक के बाद एक मैंने 3 प्रेम विवाह किए, किसी से भी नहीं पटी। सबने मुझे धोखा ही दिया। एक ने छल दिया, दूसरे ने मारा पीटा और तीसरे ने एक एक पैसे को तरसा दिया। हाँ पॉल, इस उक्ति में थोड़ी सच्चाई निहित है। प्रेम करने वाले अक्सर उन गूढ़ तथ्यों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो अन्य लोग देखते हैं। प्रेम करने वालों की आंखें सब कुछ नहीं देख पाती। पॉल हंसने लगा। अब्राहम मेरा प्रथम प्रेम था। हमारे होली ट्रिनिटी चर्च में हमारी धूमधाम से शादी हुई। आमतौर पर गोरे लोगों में दुल्हन की पोशाक सफ़ेद गाउन होती है, खास डिज़ाइन का, बड़ी भव्य लगती है। लेकिन मलयाली ईसाई दुल्हन हमेशा अक्सर सफ़ेद साड़ी पहनती है। सो मैंने सुनहरे गोटे की बॉर्डर वाली सफ़ेद साड़ी पहनी। ढेर सारे सोने के आभूषण,
जो अप्पा ने मुझे दहेज के रूप में दिए, अपने तल में डाले, तेल चुपड़े बालों में फूलों का गजरा लगाया, सिर पर झूना घूंघट। पॉल अपनी आंखें खोलकर मुझे निहारने लगा। आज मैं स्कर्ट मिडी जीन्स पहनती हूँ, मगर तब मेरा रूप और पहनावा अलग होता था। धीरे धीरे कुंजम्मा भी अपनी नाराजगी से बाहर निकल आई थी। जहाँ जहाँ अम्मा को खड़ा होना था, कुंजम्मा खड़ी हुई। वे हंसी, खिलखिलाई, नाची और रोई भी। पापुन की लड़की विल्सी मेरी फ्लावर गर्ल बनी। चर्च में शादी व जलपान के बाद डिनर का आयोजन, और मैं मिसेस कोक्कन बनकर मल्लपुरम से तिरूर आ गए। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। प्रिय सखा, वो 1985 का दौर था। मैं 20 वर्षीय नई नवेली शर्मीली दुल्हन थी। मेरे पति अब्राहम कोक्कन इंडिया बाइबल कॉलेज एंड सेमिनरी तिरुवल्ला में छात्र थे और अपनी मिशनरी की पढ़ाई के अंतिम दौर में थे। उनकी इंटर्नशिप चल रही थी। शादी के 3 रोज बाद ही वे अपनी इंटर्नशिप पूरी करने के लिए तिरूर से तिरुवल्ला चले गए थे। मैंने बस अपना कौमार ही सौंपा था। पति के साथ अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत करने के सुंदर सपनों में मगन मैं उनके आने का इंतजार कर रही थी। अब्राहम के 2 शादीशुदा बड़े भाई अन्य नगरों में रहते थे। मैं सास ससुर के साथ तिरूर में थी। ससुराल का घर अच्छा लगा। घर में आम के बगीचे थे। गर्मियों के दिन थे। मैं भरी दोपहरी में कच्ची अमियाँ तोड़कर खाती, सास के साथ मिलकर कच्चे आमों का अचार डालती और जूस बनाती, मिल्स एंड बून के रोमांटिक अंग्रेजी उपन्यास पढ़ती। कभी कभी मल्लपुरम भी चली जाती, अप्पा और नील के पास। 3 महीने मैंने ससुराल में काटे। फिर पति आए और मैं उनके साथ उनकी पोस्टिंग वाली जगह कोल्लम चली आई। मेरे पति की कोल्लम में एक प्रोटेस्टेंट चर्च, जो सेंट थॉमस चर्च के नाम से जाना जाता था, में पादरी के पद पर नियुक्ति हुई। मैं बहुत खुश थी। मेरी आंखें सपनों से भरी थी। हमारा घर पार्सनास के रूप में जाना जाता था। यह समुद्र के किनारे चर्च परिसर के अंदर स्थित था। चर्च और स्थानीय पैरिश हमारे दैनिक जीवन के महत्वपूर्ण अंग बन गए। हमारे सभी उत्सव, जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ, बपतिस्मा, ईस्टर, क्रिसमस आदि चर्च में मनाए जाते। अपने घर के आंगन में मैंने एलोवेरा का पौधा लगाया था। इसके रसीले गूदेदार पौधे के प्रति मेरा अनुराग पुराना है। हमारी शादी को कुछ ही महीने हुए थे, मुझ पर दूसरा वज्रपात हुआ। पॉल आंखें खोलकर मुझे ताकने लगा। मैंने अपनी गर्दन मोड़ ली ताकि वो मेरी आंखों में आंसू न देख पाए। क्या हुआ? तुम्हारा पति मर गया? नहीं पॉल, वो शायद इतना तकलीफ देह नहीं होता। अपने को संयत करते हुए मैंने अपनी कहानी जारी रखी। वह दिन मुझे भूले नहीं भूलता। सुबह के 10-11 बज रहे थे। अब्राहम चर्च जा चुके थे। मुझे उस दिन घर साफ करने का जुनून चढ़ा हुआ था। सभी कमरे झाड़ पोंछ रही थी। अंत में अब्राहम के स्टडी रूम में घुसी, जहां मैं विरले ही कदम रखती थी। उसके बुक रैक को साफ करने लगी कि कुछ रंग बिरंगी किताबें फिसलीं। मैं सन्न रह गई। हालेलुया! मेरे सुंदर और पवित्र घर में पोर्नोग्राफी की किताबें क्या कर रही हैं? प्रत्येक पुस्तक पर एक सेक्सी शीर्षक था, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। किताबें अत्यधिक अश्लील थी। कुछ हिस्सों को उजागर किया हुआ था, कुछ सेक्स दृश्यों को रेखांकित किया गया था। इतने सारे सेक्स शब्दों से भरी थीं कि मुझसे 2-4 वाक्यों से अधिक नहीं पढ़ा गया। मैंने सोचा कि अब्राहम पादरी है, कोई पथभ्रष्ट व्यक्ति परामर्श के लिए उनके पास आता होगा। अब्राहम ने उससे ये पुस्तकें जब्त कर अपनी स्टडी में रख ली। मुझे मालूम था कि भले ही घरों में इस विषय पर चर्चा करना एक तरह से वर्जित है, लेकिन बहुत से भक्त तरह तरह की चर्चाएं अब्राहम से करते हैं। धर्माध्यक्ष अक्सर भक्त लोगों की समस्याएं सुनते हैं। इतना ही नहीं, लोग सेक्स के मामले में भी उनकी सलाह लेते हैं। अब्राहम जब चर्च से लौटे तो मैंने पुस्तकों के विषय में पूछा। मुझे घोर आश्चर्य हुआ
जब उन्होंने कहा कि इन पुस्तकों का आस्वादन वे स्वयं करते हैं। पुस्तकें पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, वे बोले। कौन सी पुस्तकें पढ़नी है? ये पढ़ने वाले की मानसिकता और व्यक्तित्व को दर्शाता है। मैं सिसक पड़ी। मेरे पति एक चर्च के पुजारी, धर्म उपदेशक, अश्लील साहित्य पढ़ते हैं। वो दोहरा जीवन जीते हैं। और फिर मुझे कुछ दिनों बाद मुझे औरतों के नग्न चित्र दिखे। धीरे धीरे मुझे पता चल गया मेरा पति पक्का वुमेनाइजर है। उसे सेक्स की लत है। यह सब मुझे बेहद चौंकाने वाला, भयानक और विनाशकारी लगा। मुझे गहरा आघात लगा। अप्पा का कथन याद आ गया। वैवाहिक जीवन के कुछ नियम होते हैं। पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को अब्राहम तार तार कर रहा था, हमारे रिश्ते को लील रहा था। सूखे कंठ से अब्राहम ने पूछा, कहाँ मिल जाती हैं तुम्हें ये औरतें? वे ही मेरे पास इश्कबाजी के लिए चली आती हैं, मुझे लुभाती हैं, कहती हैं वे मुझसे प्रेम करती हैं। अब्राहम गर्व से बोला, क्या तुम भी इनसे प्रेम करते हो? कांपती आवाज में मैंने पूछा। उसकी वह विभत्स हंसी मुझे बहुत ही भद्दी लगी। सेक्स किसी पोर्न शॉप ने नहीं, ईश्वर ने बनाया है। ईश्वर चाहता है कि हम अच्छी तरह से सेक्स करें। अब्राहम बोला, सेक्स और प्यार के बीच एक स्पष्ट अंतर है। सेक्स एक शारीरिक गतिविधि है, प्रेम में भावनाएं, अंतरंगता शामिल रहती है। मैं प्रेम सिर्फ तुमसे करता हूँ। मैं उनके साथ सेक्स करता हूँ, लेकिन प्यार सिर्फ तुमसे करता हूँ। इसका क्या मतलब है? आपको अपने शारीरिक संबंध सिर्फ मुझसे रखने चाहिए। मैं चिल्लाई। कौन कहता है? हर कोई। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, विवाह पश्चात घर लाई अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला को वासना की नज़र से देखना और किसी प्रकार का संबंध बनाना पाप की श्रेणी में आता है। बुलशिट। मैं इसमें विश्वास नहीं करता। हमारे समाज में कई चीज़ें जो मज़ेदार या सुखद मानी जाती हैं, उन्हें पाप की संज्ञा दी गई है। सच, स्त्री पुरुष का संबंध बड़ा रहस्यमय होता है। इसमें क्यों, क्या, कब का उत्तर मिलना इतना आसान नहीं है। कहाँ मिलते हो इन औरतों से? मैंने पूछा। अब्राहम फिर हंसा और जोर से हंसा। तुम बहुत भोली हो। अब्राहम ने बताया तो नहीं, किंतु मेरा मस्तिष्क खुद ही कल्पना करने लगा। कहाँ लेते होंगे अब्राहम उन महिलाओं के साथ निजी क्षणों का आनंद? होटलों में, या उन औरतों के घरों में, या बाग बगीचों में? मैंने सुना था कि कार में भी सेक्स होता है, या फिर चर्च में। चर्च में सेक्स का खेल? हालेलुया। मेरा सिर घूमने लगा। गश खा गई थी। रिश्ते में झूठ, फरेब, बेहयाई, छल और जाने किस किस की चोट से कांप रही थी मैं। एक बहुत बड़ा सवाल मेरे सम्मुख खड़ा हो गया। क्या करूं? क्या इस आदमी के साथ मुझे अपनी सारी जिंदगी जीनी पड़ेगी? और अगर छोड़ दूं तो कहाँ जाऊं? एक बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी। मेरा पादरी पति चरित्रहीन है, औरतबाज है। उसे एक नहीं कई औरतें चाहिए। अपने सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, बल्कि कई औरतों से यौन संबंध बनाने को अपनी मर्दानगी समझता है। पूर्ण विश्वास से मैंने उससे शादी की थी। एक निर्मलता से स्वयं को समर्पित किया था। बचपन से सीखा था पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति निष्ठावान रहना अनिवार्य है। पुरुष केवल अपनी पत्नी में प्रीति रखे और स्त्री सिर्फ अपने पति में। कितना बड़ा छल हुआ मेरे साथ। किसी और को धिक्कारने से पहले मैं स्वयं को धिक्कारती। क्यों नहीं मैं इसे पहले समझ सकी? कितनी बेवकूफ़ रही हूँ मैं। नैन्सी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हारी इज्जत करता हूँ, प्रेम सिर्फ तुमसे करता हूँ। अब्राहम कई बार मुझसे कहता। मैं उस पर बरसती, व्यभिचारी, पापी, संस्कारहीन आदमी। ये कैसा प्यार है? तू मेरी नज़रों में कितना गिर चुका है? इन प्रश्नों पर उसकी बोलती बंद हो जाती। बुदबुदाता, तुम्हें कमी क्या है? वाकई मुझे कमी क्या थी? मेरी अच्छी खासी देखभाल हो रही थी। मेरी सभी आवश्यकताओं व शौकों की पूर्ति हो रही थी। मैं और अब्राहम एक साथ घूमने जाते, फिल्म देखते। वो मुझे अपनी गृहस्वामिनी कहता, सामाजिक समारोह में अपनी पत्नी कहकर मेरा परिचय देता।
मेरे कपड़े और श्रृंगार देखकर हर कोई यह समझता था कि मैं बहुत सुखी हूँ। मेरा पति मुझे बहुत प्रेम करता है। दिन भर वो जहाँ कहीं भी हो, रात में वो मेरे संग ही होता, मेरे साथ सोता है। उसका मजबूत धावक सा शरीर, काले बाल, भूरी आंखें, बोलता चेहरा किसी को भी बांध लेता था। मिशनरी में अब्राहम को सब बहुत पसंद करते थे। उसका आदर सम्मान होता था। उसे एक ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ पादरी समझा जाता था। चर्च उसकी छत्र छाया में काफी फलने फूलने लगा था। उसने मलयालम के अलावा हिंदी में भी प्रार्थना शुरू करवा दी। कभी कभी वो कहता उस पर काम का बहुत तनाव रहता है। सेक्स में लिप्त होने से उसका तनाव कम हो जाता है और वे महिलाएं जो उसे यौन सुख देती हैं वास्तव में भगवान की सेवा कर रही हैं। उसकी बकवास पर मैं अपनी आंखें मूंद लेती, बाल नोच लेती। मिस्टर अब्राहम एक छोटे से शहर में पादरी के रूप में व्यभिचारी जीवन जी रहे थे। फिर भी समाज और चर्च दोनों जगह मान्यता मिल रही थी। थोड़ा अवास्तविक सा लगता है। पॉल बोलने से खुद को रोक नहीं पाया। वह औरतों के साथ गुप्त संबंध बनाता था। केवल मैं ये रहस्य जानती या वे औरतें, और हम सब खामोश थी। वो अपने निजी जीवन के पन्नों को छिपाने में बहुत माहिर था। एक पत्नी होने के नाते मैं धार्मिक आयोजनों में अपनी पूर्ण भागीदारी देती। अब्राहम के साथ लगकर मैं एक दल की तरह चर्च में प्रार्थना, सभा व अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में अपना सहयोग देती। बच्चों के बपतिस्मा संस्कार हो, प्रभु भोज की विधि हो, क्रिसमस या ईस्टर आराधना हो, रैली हो, मैं पूरी तन्मयता से लगी रहती। मैं भी उसके साथ अनाथालय जाया करती थी, ग्रेस होम। वहाँ सभी उसे फादर अब्राहम पुकारते थे। वे उसे देवता की तरह पूजते थे। उसके भीतर बैठी अच्छाइयों को मैंने भी हमेशा नमन किया। तुम एक बहुत अच्छे पादरी तो हो, मगर एक अच्छे पति बिल्कुल नहीं हो, मैंने उसे शांति से समझाया। तुम्हें बहुत सारी खूबियां हैं। तुम एक बहुत अच्छे पति बन सकते हो। बस ये औरतें छोड़ दो। मैं जिंदगी भर पति परमेश्वर समझकर तुम्हारी पूजा करूंगी। वह मुंह गर्दन हिलाता, मगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। मैं उसे दुत्कारती, गालियां बका करती। बकते बकते मेरा गला खराब हो जाता। अब्राहम पर गुस्सा तो मुझे आता है, साथ ही उन औरतों पर भी जो दूसरी औरतों के मर्दों पर नजर रखती हैं, उनका घर फोड़ती हैं। रंडियां हैं वे। मैं अपने भीतर के गहरे स्व के साथ संघर्ष कर रही थी और एक दिन गुस्से से फट पड़ी। पैर से अपनी जूती निकाली। इरादा तो उस पर जूती बरसाने का था, किंतु उसके बजाय मैं अपने पर धनाधन जूतियां बरसाने लगी। साथ ही स्वयं को कोसने लगी। नैन्सी, तू कितनी गई गुजरी है। तेरा पति तेरी आंखों के सामने तुझे छल रहा है और तू कुछ भी नहीं कर पा रही है। लानत है तुझ पर, छी है तुझ पर। अब्राहम डर गया, मेरे हाथों से जूती छीनी और रोने लगा। मुझसे माफ़ी मांगी। वो कभी औरतों के पास नहीं जाएगा। मुझसे वायदा किया। सामने वाला अगर अपनी गलती की माफ़ी मांगे तो दो ही विकल्प होते हैं, सजा या माफ़ी। मैंने उसकी वेश्यावृत्ति, उसके पापों को क्षमा कर दिया। सोचा मुझे उसे एक और मौका देना चाहिए। जाती भी कहाँ मैं। मुझे बीएससी तक केवल पढ़ाई की थी। मेरी शादी रचा अप्पा मेरे प्रति अपना फर्ज अदा कर चुके थे। मैं उनके गले नहीं पड़ना चाहती थी। भाई बहन अपने ही वजूद के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनसे क्या उम्मीद रखती। अपना ध्यान कहीं और बटाने की कोशिश करने लगी। नॉस्टैल्जिया में ही रहने की आदत नहीं है मुझे। भविष्य की भी सोचती हूँ। जो दिन गुजर गए, बीत गए, उनका क्या सोचना। मेरी खुशियों को ग्रहण लग गया था। फिर भी कोल्लम में बहुत कुछ ऐसा था जो मेरा ध्यान बटाता था। कोल्लम की नैसर्गिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए काफ़ी सैलानी आते थे। बहुत सारे जलाशय थे और सागर तो मेरे घर के इतने निकट था। बैक वाटर, नदियों, झीलों, नहरों और सागरीय जल से बने एक अनूठे जलतंत्र में मैंने नाव से भरपूर यात्रा की। इस यात्रा ने अद्भुत एहसास दिया, पानी के प्रति मेरे प्रेम को बढ़ाया और मैं तैरने लगी। हाँ,
नदी में तैरना तो मैं पहले से ही जानती थी। मैंने यहाँ समुद्री तैराकी सीखी। शुरू शुरू में अब्राहम ने मेरे लिए एक प्रशिक्षक नियुक्त किया। रोज शाम 4 बजे मेरे प्रशिक्षक समुद्र के किनारे आ जाते। मेरी ट्रेनिंग शुरू हो जाती। समुद्र की तेज लहरों और अथाह गहराई ने मेरे कोच वेद विलास ने मुझे बड़ी हुनरमंदी के साथ स्विमिंग सिखाई, बारीक प्रशिक्षण दिया। एक्सपर्ट तैराकी का गुर मुझ में भर दिया। कई तरह की तैराकी की विधाएं मैंने सीखी। फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, बटरफ्लाई, साइकिलिंग और स्विमिंग योगा। लाइफ सेविंग स्ट्रोक भी सीखा, जिससे कभी किसी डूबते को बचा सकूं। उन्होंने मुझे मौसम और महासागरीय चार्ट पढ़ना भी सिखाया। 30 दिनों के प्रशिक्षण के उपरांत मेरे प्रशिक्षक रोज की बजाय सप्ताह में 2 दिन आने लगे और धीरे धीरे मुझे उनकी आवश्यकता ही नहीं रही। जब भी तनाव में होती, समुद्र की वेगवान लहरों में छलांग मार लेती। गहरे नीले सागर में द्रुत गति से तैरने लगती। कहीं कहीं पानी का दबाव बहुत अधिक रहता, इतना अधिक कि मुझे नीचे की ओर खिंचाव महसूस होता था। समुद्र की लहरें और हवा मुझे डिगाने का प्रयास करती, मगर मैं पूरी लगन के साथ तैरने का अभ्यास करती। जलचरों से टकरा जाती। आसपास तैरती मछलियां मुझे छू कर दौड़ जाती, मानो मेरे साथ कबड्डी खेल रही हों। लोग मुझसे आश्चर्य से पूछते, समुद्र के अंदर तुम्हें डर नहीं लगता? सच कहूँ, जीवन से इतनी निराशा हो गई थी कि मन करता समुद्र के वक्ष में समा जाऊं, जल समाधि ले लूं। मगर मेरे शरीर का रिफ्लेक्स एक्शन स्वतः ही काम करता। मेरे चाहने के बावजूद मेरे हाथ पैर रुकते नहीं। मांसपेशियां चलती रहती और मुझे डूबने ही नहीं देती। हर दिन 1.5-2 घंटे का वक्त दरिया में गुजार देती। धीरे धीरे मैंने तैराकी में महारत हासिल कर ली। मैंने स्थानीय स्विमिंग कंपटीशन में भी भाग लिया, कप और ट्रॉफी जीती। स्विमिंग मेरा गहरा शौक, मेरी आराधना बन चुका था। दरअसल मेरे लिए वो केवल तैरना नहीं था, बल्कि अपने वजूद के लिए हाथ पैर मारना भी था। तब भारत में कंप्यूटर कोर्स नए नए शुरू हुए थे। मैंने NIIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 2 वर्ष का एक कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया। प्रोग्रामिंग सीखने लगी। तैराकी और कंप्यूटर कोर्स ने मुझ में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया। मेरा ध्यान भी बढ़ गया और फिर एक दिन पता चला मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं एक नए एहसास से भर गई। मेरा भाई नील, जिससे मैं अपना सभी दुख दर्द बांटा करती थी, मुझे सलाह देता कि मैं अब्राहम को तुरंत छोड़ दूं। कैसे छोड़ दूं? आर्थिक तौर पर पूर्णतः निर्भर हूँ। मुझे खिलाने पिलाने घुमाने के अलावा मेरे सभी शौक वही पूरा कर रहा है। तैराकी, कंप्यूटर कोर्स का खर्चा वही उठा रहा है। वो मेरा भरतार है, मैं उसकी मोहताज हूँ। नील मुझसे पूछा करता, क्या मुझ में कोई आत्मसम्मान नहीं है? वाकई, आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर बचाई गई शादी का कोई अर्थ नहीं है। मगर एक संपूर्ण जीवन की तुलना क्या चंद पलों के आत्मसम्मान से की जा सकती है? क्या करूँगी मैं अकेले? कैसे जीऊँगी? पतिविहीन, कोई नौकरी नहीं, रहने के लिए कोई घर नहीं जहाँ में। आत्मसम्मान तो बहुत बाद में आता है। पहले तो जीवन के लिए बुनियादी आवश्यकताओं की वस्तुओं की सहजता चाहिए। समय बीतता गया। समय की धारा में जो बातें होनी थीं होती गईं। हर औरत की तरह मैंने गर्भधान किया। गर्भावस्था, प्रसव, मातृत्व के चरण से गुजरी। मैंने एक पुत्र को जन्म दिया। साथ ही मेरा कंप्यूटर कोर्स भी निपटा। सुंदर बेटा गोद में आ गया। चमकदार कंप्यूटर डिग्री हाथों में आ गई और समुद्री तैराकी में मैंने सिद्धता हासिल कर ली। जिंदगी आखिरकार बहुत खराब तो नहीं थी। बेटे को पाकर मैं अभिभूत थी। अब्राहम भी बेटे के जन्म पर बहुत खुश हुआ। उसने चर्च में एक भव्य बपतिस्मा समारोह का आयोजन किया, जिसके बाद एक शानदार पार्टी हुई। हमने अपने बच्चे का नाम जोशुआ रखा। मुझे तो जैसे जीने का आधार मिल गया। मेरी जिंदगी उसी के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई। समुद्र की गहराई में समा कर जीवन का अंत कर देने का इरादा खत्म हो गया, बल्कि जीवन के प्रति मेरा मोह बढ़ गया।
मेरा जोशुआ नींद से जग गया होगा, भूखा होगा, तैरने के लिए जाती तो यही सब सोचती रहती। एक आया जोशुआ के लिए नियुक्त की गई थी, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक। जब मुझे अपने व्यक्तिगत काम करने हो, कहीं आना जाना हो, तैरना हो, तो वो उसकी देखभाल करती थी। जब मैं तैरने जाती, आया जोश को लेकर समुद्र किनारे आ जाया करती। मैं तैरकर बाहर निकलती, उसके हाथों से जोश को लेकर अपने सीने से लगा लेती। जोश भी मेरे स्पर्श को पहचान जाता, किलकारी मारने लगता, मेरे वक्ष पर दूध टटोलने लगता। मैं पुलकित हो जाती। मुझे एहसास होता है कि मैं अपने बेटे के लिए कितनी अधिक महत्वपूर्ण हूँ। अब्राहम के मामा पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या में बसे थे। अब्राहम अपना वतन छोड़कर केन्या जाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। वो एक मसीही था, विदेश में रहकर परमेश्वर की सेवा करना चाहता था। अपने मामा के जरिए अब्राहम को केन्या के एक चर्च में पादरी की नौकरी मिल गई। विश्व का नक्शा दिखाते हुए अब्राहम मुझसे बोला, हम मोम्बासा जा रहे हैं। मोम्बासा भूमध्य रेखा पर हिंद महासागर के किनारे बसा केन्या का एक तटीय शहर है। कितने ही जज्बात, संवेदनाएं मेरे मन में मचल पड़ी। अचंभित हो गई मैं। क्या है जिंदगी, कितनी जल्दी बदल जाती है। हमारा अंतर्देशीय प्रवासन तो कभी का हो गया था, अब अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन शुरू हो रहा था। मैंने सोचा कि चलो नए देश में जिंदगी दूसरी होगी, अब्राहम बदल जाएगा, इन औरतों और रंडियों से पिंड छूटेगा। बड़े उत्साह से मैं अपनी पैकिंग करने लगी। अब्राहम तो चर्च के कामों को ही निपटाने में लगा रहा। नील ने मल्लपुरम से आकर पैकिंग में मेरी मदद की। कोच्चि से फ्लाइट पकड़ अपने देश की राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर निकल अरब सागर को पार कर हम 13 घंटे में केरल से केन्या पहुंच गए। बात ऐसी थी कि मैं पति व पुत्र के साथ विदेश में थी, फिर भी अकेलापन बड़ा तीखा लगा। आक्रांत, मित्रविहीन, मगर एक नई उम्मीद के साथ एक नए सिरे से एक नए परिवेश में मैंने जिंदगी को ढालने की शुरुआत की। यहाँ काले अफ्रीकनों की भीड़ थी तो गोरे यूरोपीय वंशजों की जमात भी कम न थी। यहाँ की जनसंख्या को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, स्वाहिली बोलने वाले और अंग्रेजी बोलने वाले। दोनों भाषा ही राजकीय भाषा थी। अंग्रेजी में पहले से ही बोलती थी। यहाँ आकर मैंने स्वाहिली भाषा में गोता लगाया। स्वाहिली बड़ी सरल भाषा है जिसे सीखना मुश्किल नहीं। बहुत जल्दी ही हम यहाँ के परिवेश में घुलने मिलने लगे थे। अफ्रीका के अजीबोगरीब रीति रिवाज और तरह तरह की परंपराएं थीं। काले गोरों के बीच फंसे हम शुरू में भौचक्के हुए, विस्मित हुए, मगर बहुत जल्दी ही परिवेश में घुल मिल गए। मैं टीचर, मेरे पति मिशनरी, एक सुंदर बेटा, अच्छे खासे दोस्त। इससे अधिक इंसान को और क्या चाहिए। और हाँ, यहाँ भी मैंने अपने घर में एलोवेरा के पौधे लगाए थे। यहाँ भी मैंने अपनी समुद्री तैराकी जारी रखी। समुद्र का पानी यहाँ केरल जैसा ही लगा, खारा और गुनगुना। और मेरे दुखद आश्चर्य के लिए, मेरी घोर बदनसीबी से यहाँ भी अब्राहम औरतों के पीछे जाने लगा। यहाँ आकर एक इंटरनेशनल चर्च में पादरी बनकर उसमें और भी ठसक आ गई थी। एक दोपहर अपने घर में औरतों के नग्न चित्रों को पाकर मेरा दिल फिर टूट गया, चकनाचूर हो गया। मन गहरे विषाद से भर गया, आंखें डबडबा आईं। उसने यह सब यहाँ भी शुरू कर दिया। नफरत से भर गई थी, क्रोध से फट पड़ी थी। अंतर, पहले वह गे हुई इंडियन औरतों के पास जाता था, अब काली अफ्रीकन, गोरी भूरी सभी यहाँ उपलब्ध थीं। अब्राहम के नई नई औरतों से संबंध बनते गए, उसकी यौन लत बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि चर्च की एक नन से भी वो सेक्स करने लगा। हालेलुया! पर तुम्हें कैसे मालूम? वो मुझसे बचती थी, मेरे सामने पड़ते ही घबरा जाती थी। मैं अब्राहम को खूब धिक्कारती,
कभी रुंधे स्वर में कहती, तुम भले ही मुझे मौत के घाट उतार दो, किंतु मेरा ये अपमान मत करो, मैं इसे सहन नहीं कर सकती। मैं ही क्या, दुनिया की कोई भी पत्नी है स्वीकार नहीं कर सकती। मैं बहुत रोती तो वो भी मेरे संग रोने लगता। एक हास्यपूर्ण दृश्य बन जाता और यह एक सिलसिला बन गया। उसका रोना, गिड़गिड़ाना, क्षमा याचना, वादा करना कि वह दूसरी औरतों की तरफ देखेगा भी नहीं। अपने खराब व्यवहार की भरपाई के प्रति वो मेरे प्रति अतिरिक्त स्नेह दिखाता, मेरे लिए उपहार खरीदता, मैं उसे फिर माफ कर देती। वुमेनाइजर आदमी झूठे, मक्कार, चालाकी से अपनी बात मनवाने वाले होते हैं। अपनी हरकतों से वे बाज नहीं आते, सो कुछ भी नहीं बदलता, कुछ भी नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा होता, रोना पीटता मचता। और एक दिन उसने मुझसे स्पष्ट कहा कि उसका एक अलग निजी जीवन है जिसमें मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकती। उसने तर्क दिया, लोग अलग होते हैं, मैं अलग हूँ। कई लड़के लड़कों को प्यार करते हैं, कई लड़कियां लड़कियों से प्यार करती हैं। समाज उनके रिश्तों को स्वीकार नहीं करता, लेकिन वे समाज में मौजूद हैं। तो मुझे एक लंपट या गंदा आदमी कह दो, इंसानी खाल में छिपा भेड़िया कह दो, मगर मैं हूँ जो मैं वही रहूँगा। उसने मुझे ये भी कहा कि मैं उसके लिए पर्याप्त नहीं हूँ। मुझसे उसे बहुत कुछ मिलता है और मुझसे अपना दाम्पत्य बनाए रखना चाहता है, किंतु काम तुष्टि नहीं मिलती। जब आदमी को 5, 10, 15 या 20 से अधिक महिलाएं यौन सुख दे रही हैं, तो वो सिर्फ एक औरत के साथ बंधकर रहे, ये उसके लिए कठिन था। मैंने उसे खामोशी से निहारा। मेरा पति, जिसने मुझे ताउम्र प्यार करने का वादा दिया था, विवाह नियमों की सौगंध खाई थी, जिसने मुझे हमारे पुत्र को जन्म देते हुए देखा, धर्म गुरु दूसरी औरतों को भोग किया करता है। तुम्हें काम तृप्ति किसी भी औरत से नहीं मिलेगी। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, जिंदगी भर भटकते रहोगे और अंत में रह जाओगे बिल्कुल अकेले। तब न होगी बीवी और न ही ये रंडियाँ। उसने मुझे धुतकारा और पांव पटकते हुए चला गया। मैं भारी दुख, उदासी, क्रोध, भय और सदमे से भर गई कि इस चंगुल में फंस गई हूँ। मैं अपना दुख लेकर कैसे जीऊँ? कभी कभी मैं अपने आप को कमरे में कैद कर लेती, अपने बाल नोचने लगती, हिंद महासागर के तट पर खड़ी चट्टानों के बीच जाकर रोती। मेरा घर टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है। मैं एक माँ थी, एक शिक्षिका थी। मैं जतन करती कि मैं अपने बच्चे और छात्रों के प्रति अपने कर्तव्य को निभाऊं। अप्पा कहते थे कि कब, कहाँ, किसके साथ कितना समय बिताना है, यह सब नसीब में बंधा है। मॉरिन टॉड से मेरी अंतरंगता को मैं अपना अहोभाग्य समझती हूँ। हमारे चर्च में वे आती थीं। मॉरिन के पति गुजर चुके थे, उनके दोनों बेटे अमेरिका में बस चुके थे। चर्च मॉरिन के लिए समय बिताने और लोगों से मिलने जुलने का एक अड्डा था। मैं यहाँ के पास्टर की पत्नी थी, तो सभी की मुझ में जिज्ञासा होती, मुझे इज्जत देते। चर्च में मसीही गीतों की आराधना के वक्त मॉरिन खड़ी होकर दोनों हाथ ऊपर तान कर मस्त होकर नाचने लगती थी। मुझे उनका यह रूप बहुत भाता था। मॉरिन से मेरी दोस्ती पनप गई। हम न्याली में रहते थे और वो हमारे घर के करीब 5 किलोमीटर दूर बम्बुरी में। उसके नाविक पति हल्लेर पार्क में सांपों और मगरमच्छों की देखभाल का काम किया करते थे। मॉरिन मेरी परामर्शदाता बन गई। वो हमेशा कहती, थिंक बिग, बड़ा सोचो, बड़ा बनो। सकारात्मक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। वो मुझे अपनी कुंजम्मा की याद दिलाती और मैं उन्हें मॉरिन शुंगची पुकारती थी। समुद्र किनारे उनका घर था, कच्ची ईंटों, पत्थरों और खपरेल से बना, गेरू से लिपा कच्चा पक्का घर किसी डिजाइनर घर से कम नहीं लगता था। मॉरिन बहुत अच्छी मालिश करना जानती थी, ये उनका पेशा भी था। मॉरिन के घर में मुझे ग्रामीण आवास के सुखमय व प्रेममय वातावरण का आभास होता था। मैं 1-1.5 घंटे तैरती, फिर उनसे मालिश करवाती। जो कुछ फीस मैं उन्हें थमाती, वे बिना किसी प्रतिवाद के चुपचाप पकड़ लेती।
मुझे हर बार लगता है कि मैं उन्हें कम पैसे पकड़ा रही हूँ। वे अपने नरम काले हाथों से मेरे चेहरे, सिर, गर्दन व कंधों की मालिश किया करती, औषधीय पत्तियां लगाया करती। मालिश करते हुए मुझे कोमलता से कहती जाती, बेटी शरीर ढीला छोड़ दो, बेटी सब कुछ सर्वशक्तिमान ईश्वर पर छोड़ दो। मुझे बहुत सुकून मिलता, शरीर की अकड़न खत्म हो जाती, मैं उनकी शैया पर ही सो जाती। फिर उनसे प्रेरित होकर मैंने उनसे मालिश की ट्रेनिंग ली। मॉरिन भरोसेमंद थी। हर बार मिलने पर मैं कहती, मैं अब्राहम को छोड़ दूंगी, इस नीच औरतबाज आदमी के साथ नहीं रहूंगी। ये तनिक हंस पड़ती, ये तो तुम अपने परिवार को खत्म करने की बात कर रही हो। तो क्या करूं? खेल से नफरत करो, खिलाड़ी से नहीं। वो रोमियो कम से कम झूठा था, दगाबाज नहीं। उसने ईमानदारी से बताया कि वो एक औरत से संतुष्ट नहीं हो सकता, उसे ज़्यादा औरतें चाहिए। शायद वो इन यौन पापों के खिलाफ खुद को शक्तिहीन पाता हो और बह जाता हो। वह झूठा धोखेबाज नहीं है, ईमानदारी से बता रहा है कि उसके दूसरी औरतों से नाजायज संबंध है। मैं उसके साथ खड़ी रहूं और उसे वही करने दूं जो वो कर रहा है। नहीं, पति को पराई स्त्री के चंगुल से छुड़ाओ। किस किस से छुड़ाऊं? मैंने मॉरीन को घूरा। आप कहना क्या चाहती? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मॉरीन ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। नहीं बेटी, मेरा मतलब तेरा अपमान करना नहीं था। थिंक बिग। हाँ, प्रैक्टिकल बनो, मैरिटल थेरेपी लो, अपना भविष्य सुरक्षित करो, पैसा बचाओ, अपने बच्चे को इससे दूर रखो, अपने पति को अपना नियमित एसटीडी टेस्ट करवाओ। मैं अपना सिर पकड़कर बैठ गई। मॉरीन की क्या खता? वे जो कहती अपने नज़रिए से कहती। वो बताती, तुम्हारा पति मनोरोगी है, काम वासना का रोगी। उसके काम वासना अनियंत्रित है, यौन कुंठा। परस्त्री गमन करने वाला इंसान नासमझ होता है। उसके शरीर में मौजूद शैतान को भगाओ, उसका इलाज कराओ। कहाँ कराऊं उसका इलाज? वो अपने को रोगी माने तब ना। मैं मॉरीन से हताशा में बोली, दुख की बात है, तुम्हें अपने पति को अपने वश में करना ही पड़ेगा। पति वशीकरण विद्या सीखनी ही पड़ेगी। पति को वश में करने के टोटके मुझे नहीं करने। मैं वितृष्णा से कहती, तो जैसा चल रहा है चलने दो, सब भगवान पर छोड़ दो। इतना आसान नहीं है पति को छोड़ना, मैं उससे कहती। वह मुझे बहुत प्यार भी करता है, मेरी हर इच्छा पूरी करता है। तुम्हारी ये इच्छा कि वह औरतों के पास न जाए, क्या उसने पूरी की? वो मानसिक रोगी है। साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग और बिहेवियर मॉडिफिकेशन के आधार पर सेक्स एडिक्शन का इलाज करते हैं, रोगी के विचारों में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। मैंने कई बार अब्राहम से साइकोलॉजिस्ट पर जाने की बात कही, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। लोग देह से ही मरीज नहीं होते, मस्तिष्क, आत्मा व व्यवहार से भी मरीज होते हैं। कौन अब्राहम को समझाए? यह भी दावा कर सकती हूँ कि उसे भी मुझसे कभी मोहब्बत नहीं हुई। उसे जग को दिखाने के लिए एक पत्नी चाहिए थी, एक आड़ चाहिए थी जिसमें छुपकर वो अपने गुनाह कर सकता था। मैंने उससे कहा, मैं जा रही। सो लगभग 8 वर्ष बाद मैंने फैसला लिया, अब बहुत हो चुका। ऐसे अधर्मी पति को अपने वश में करने के बजाय अपनी ऊर्जा, शक्ति का समय कहीं और लगाऊं। मैं दूसरे विकल्प तलाशने लगी। मैं अपने पहनावे में विशेष ध्यान देने लगी, अपने लंबे बालों को कटवाकर छोटा कर नए अंदाज दिए। स्कर्ट व आधुनिक ड्रेस पहनने लगी। मुझ में आए इस बदलाव को अब्राहम ने भी महसूस किया। मुझ पर पैनी निगाह डालकर फिक्रा कसा, क्या बात, अपने भाई को दफनाने के बाद तो तुम हवा से बातें करने लगी हो और भी उन्मुक्त हो रही हो। मैं उससे बोली, जिंदगी बहुत छोटी है। नील ने ही मुझे लिख कर दिया था। मैंने नील का लिखा नोट अब्राहम को दिखाया। अब्राहम खामोश हो गया। बहरहाल मैं अपना अस्तित्व पहचानने और नई राह तलाशने के लिए अपने कदम बढ़ाती गई। बहुत सारे दोस्त बने, कईयों से लगाव भी हुआ और फिर एक महफिल में मुझे वो मिल ही गया। कौन? लार्स हैंसन, एक डेनिश आदमी। उसने मेरे दिल में दस्तक दी, मुझ में दिलचस्पी प्रकट की
और मैं उसकी तरफ लपकी। उसने जब हाथ मिलाया तो मेरा हाथ दबा दिया। मैं समझ गई वो मेरी तरफ आकृष्ट है। वैसे स्कैंडिनेवियन देशों में लोग लंबे ऊंचे होते हैं, किंतु लार्स छोटे कद व छर्रे बदन का आदमी था, 5 फुट 4.5 इंच। चेहरे पर सुनहरे रंग की हल्की मूछें पाल रखी थीं। वह और मैं लगभग बराबर लंबाई के थे। मुझे दौलतमंद या बहुत सुंदर सलोना आदमी नहीं चाहिए था। मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो वफादार हो और मेरे चेहरे पर मुस्कान ला सके और मुझे एक सुकून दे सके। उसने मुझे बताया वो मूलतः इंजीनियर है, 2 लोगों के साथ मिलकर आईटी का बिजनेस करता है, स्टार्टअप कंपनी है। धूप सेकने के लिए वो केन्या आया हुआ है। धूप सेकने के लिए? हाँ, अफ्रीकन देशों में सूरज मेहरबान रहता है। यूरोप में तो वो खास कर जाड़ों में 2-3 महीनों के लिए लापता हो जाता है। सूरज के दर्शन के लिए हम एशिया या अफ्रीका आते हैं। मुझे उसका परिहास पसंद आया। उसने ये भी बताया कि वो 35 साल का है, 2 औरतों के साथ रिलेशनशिप में रह चुका है, मगर कभी शादी नहीं की, कोई औलाद भी नहीं है। फोटोग्राफी व ड्राइविंग उसके शौक हैं। मैं उसे पसंद करने लगी थी, पर अभी स्वयं को संयत रखा, अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं की। लार्स से और नज़दीकी होने पर मैंने उसे बताया कि मैं अपने पति के साथ खुश नहीं हूँ। उसके साथ रहते हुए भी एक प्रकार से परित्यक्त जीवन जी रही हूँ। उससे अलग होना चाहती हूँ। मेरे ये बताने के बाद वो मुझसे और खुल गया और हमारी जमकर डेटिंग शुरू हो गई। कितनी ही बार हम घर में ही मिले, अब्राहम की अनुपस्थिति में। मैं जानती थी कि मैं अब्राहम को धोखा दे रही हूँ, उससे छल कर रही हूँ, पर मैं क्या करती। ऐसे पथभ्रष्ट पति से छुटकारा पाने के लिए मुझे कोई किनारा चाहिए था। लार्स मुझे पतवार लगा। आत्मग्लानि होती मन में कि मैं ये क्या कर रही हूँ, पर पुरुष से रंगरेलियाँ मना रही हूँ। खुद को धिक्कारती। नैन्सी, तू एक इतने नेक इंसान, सम्माननीय कोशी मैथ्यू की बेटी होकर इतना पतित कार्य कर रही है। साथ ही साथ मन में एक गहरी तसल्ली होती कि मैं अपने साथ होते हुए अन्याय के खिलाफ कुछ तो कदम उठा रही हूँ। एक दिन मैंने लार्स को अपने घर में बुलाया हुआ था। सिर्फ हम दोनों ही घर में थे। अब्राहम किसी काम से नैरोबी गया था। जोशुआ अपने फुटबॉल सेशन में था। लार्स मुझे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, नैन्सी, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरे साथ डेनमार्क चलोगी? मेरी आंखों में आंसू आ गए खुशी के। कितनी मनमोहक थी लार्स की बात। मेरे साथ डेनमार्क चलोगी? मेरे दिल को इतना अधिक गुदगुदा गया उसका कथन। मैं वास्तव में केन्या से दूर, अब्राहम से दूर, बहुत दूर चले जाना चाहती थी। मैंने भी लार्स से अपने दिल की बात कही। उससे लिपटते हुए बोली, आई लव यू नाकुपेंदा पिया। उस दिन हमने सभी हदें पार कर लीं। फिर जब भी हमें मौका मिलता यही परिणति होती। मोम्बासा में अपना समय बिताकर लार्स डेनमार्क वापस लौट गया। मेरी और उसकी रिमोट डेटिंग चलती रही। कुछ माह उपरांत हमने अपने रिश्ते को अगले चरण में ले जाने का फैसला किया। उस समय मेरा बेटा जोशुआ 7 साल का था। मुझे अपने बेटे को भी सब कुछ बताना था। ये मेरी सबसे कमज़ोर नब्ज़ थी, आसान नहीं था। जोशुआ को मैंने सच्चाई दिखाई, उसे बताया कि उसकी माँ उसके पिता के साथ खुश नहीं है। मैं उन्हें छोड़ देने का निर्णय बहुत पहले ही कर चुकी थी। लार्स ने बस मोहर लगाई। अब मैं कानूनी रूप से उसके पिता से अलग होना चाहती हूँ। जोशुआ उम्र से अधिक परिपक्व था। उसकी समझ में सब कुछ आ रहा था। मैं अपनी परामर्शदाता मॉरिन टॉड के पास गई। उनसे बोली, मॉरिन शंगजी, आपसे एक बार कहा था कि एक आदमी बाहर तब जाता है जब उसे घर में वो चीज़ नहीं मिलती। सो मुझे जो चीज़ घर में नहीं मिली मैंने बाहर तलाश लिया। मॉरिन को बताया कि अब मैं डेनमार्क जा रही हूँ। मॉरिन बोली कि अब मुझे छोड़कर तुम चली जाओगी, तू मुझे भूल जाएगी। आपको मॉरिन शंगजी मैं कभी नहीं भूल सकती। मॉरिन ने मुझे अपने वक्ष से लगाया और मुझे अपनी शुभकामनाएं दी।
अब्राहम से मैंने कहा कि आज हम खुली हवा में बाहर समुद्र के किनारे घूमने के लिए चलेंगे। अब्राहम सैर के लिए इच्छुक नहीं था पर मान गया। हम दोनों घर से निकलकर चर्च के पूर्वी छोर पर समुद्र के किनारे चलने लगे। हम यूं ही चलते चले जा रहे थे। बहुत चल लिए, अब घर चलते हैं, वो बोला और घर की तरफ कदम मोड़ लिए। जोशुआ हमारा बेटा, क्या उसकी खातिर सब सहन कर लूं? नहीं, ठहरो, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। वो ठिठक गया, प्रश्नात्मक निगाहों से मेरी तरफ देखा। देखो अब्राहम, तुम्हारे पास बहुधा कई लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, तुमसे सलाह मशवरा करते हैं। आज समझ लो कि मुझे तुमसे सलाह मशवरा करना है। आज मुझे भी अपने चर्च का एक भगत समझ लो। मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। पूछो मेरी भगत नैन्सी कोशी। वो मुस्कुराते हुए बोला, पति हो या पत्नी, दोनों ही यदि शादी के बाहर नाजायज रिश्ता बनाए तो शादी में दरारें पड़ जाती हैं ना। वह मुझे खामोशी से सुन रहा था। एक खौफ के भाव उसके चेहरे पर उभर आए। खींच भरे स्वर में बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तू तड़ाक पर आ गई। सीधे सीधे उससे बोली, देख अब्राहम, मैंने तुझे बहुत झेल लिया, बहुत ही अधिक जलील अपमानित हो चुकी हूँ तेरे साथ। क्या कमी थी मुझ में जो तू हमारी शादीशुदा जिंदगी को ताक पर रखकर पराई औरतों के पास जाता रहा? तूने अवैध यौन संबंध बनाए, वो भी कई औरतों से। मेरे रोकने पर भी नहीं रुका। मैं पार्टीबाजी करना, औरतों को भोगना, तेरी जिंदगी औरतों में डूबी हुई है। यीशु भी ऐसी अनैतिकता में तलाक की अनुमति देता है। तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। मुझे बहुत पहले ही तुम्हें छोड़ देना चाहिए था। कहाँ? हकलाते हुए उसने पूछा। मैं डेनमार्क जा रही हूँ। चुप्पी के कुछ पल गुजर गए। लार्स के पास? मैंने सहमति में गर्दन हिलाई। यू बिच! मुझे पहले ही दिन शक हो गया था वो लाल लंगूर कुछ करामात कर रहा है। नैन्सी, तू बहुत चालाक औरत है, खुदगर्ज, हरामखोर। तूने मेरी पीठ में छुरा भोंका है। अब्राहम गुस्से से कांप रहा था। उसकी सांस बड़े वेग से चलने लगी। अच्छा, औरतबाज, रंडीबाज, तू जो इतने सालों से मेरी नज़रों के सामने मेरी छाती पर आरी चला रहा है। बेहतर है कि हम आपसी सलाह से तलाक ले लें। अदालत में मैं तुझ पर कोई कीचड़ नहीं उछालना चाहती, तेरी कोई छीछा लेदर नहीं करना चाहती, इसलिए कि तू मेरे जोशुआ का बाप है। वो संयत हो गया। जोशुआ का क्या होगा? मुझसे सवाल किया। उसे मैं अपने साथ डेनमार्क ले जा रही हूँ। कस्टडी मेरे पास रहेगी और तुम्हें विजिटिंग राइट्स। अच्छा, सब पहले से ही सोच लिया है, अपने आप ही तय कर लिया है। मैं अपने बेटे को कहीं नहीं जाने दूंगा। उसे वहाँ रहने के लिए रेजिडेंट परमिट भी नहीं मिलेगा। लार्स से मेरी सभी बातें हो चुकी हैं। वो उसका वीज़ा स्पॉन्सर करने को तैयार है। फिर मैं भी कुछ ना कुछ करूँगी ही, घर में खाली नहीं बैठूँगी। बहुत विश्वास है अपने पर। अब्राहम ने विकृत चेहरा बनाते हुए ताना मारा। हाथ नचाकर कहने लगा, यूरोप अफ्रीका नहीं है। वहाँ एशियन इमिग्रेंट्स की कोई इज्जत नहीं। वहाँ नौकरी हासिल करना इतना आसान नहीं। और यह ना भूलो, यहाँ जो तुम्हें स्कूल में नौकरी मिली है वो मेरी ही सिफारिश पर मिली है। मैं नौकरी के लिए अयोग्य नहीं हूँ, भले ही ये नौकरी तुम्हारी सिफारिश पर मिली हो। बहुत भरोसा है अपने पर। तुम चिंता ना करो, मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। वो दहाड़ा। मैंने उसे शांति से समझाया, देख अब्राहम, यह कदम मैं बहुत सोच समझकर सभी की भलाई के लिए उठा रही हूँ। मैं तुझे वो संतुष्टि नहीं दे पाई जो तेरी आवश्यकता थी, और तेरी आवश्यकता बहुत विकराल है। जोशुआ का बिन माँ के एक औरतबाज पिता के साथ रहना ठीक नहीं। अब्राहम सोच में पड़ गया, समर्पण के भाव में। उसने आगे जो सुझाव दिया मुझे विश्वास नहीं हुआ। हम दोनों अपनी अपनी पसंद और व्यवस्था के साथ रह सकते हैं और शादी पर टिके रह सकते हैं। मैंने भी एक पल के लिए उसके सुझाव पर विचार किया, फिर मेरे मुंह से निकला, नहीं, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं अब्राहम के लिए एक पर्दा थी, वो उस पर्दे को उठाना नहीं चाहता था। मैंने उसे धमकी दी, अगर वो सीधे सीधे तलाक के लिए नहीं माना तो मैं उसका भंडा फोड़ कर दूंगी, अदालत में सब कुछ उगल दूंगी, तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी, अत्यधिक घृणास्पद हो जाएगी, उसकी बहुत बदनामी होगी। उसे तलाक के लिए राजी होना पड़ा।
जोशुआ मुझे अपने संग डेनमार्क ले जाने के लिए भी वो मान गया। वैसे भी हम नाम मात्र के लिए साथ रह रहे थे। उसके मेरे संबंध कभी के समाप्त हो चुके थे। कभी कभी चर्च के विशेष कार्यक्रमों में उसके पास में खड़ी उसकी अर्धांगिनी बनती। जहाँ तक जोशुआ की बात थी, उसे अपने साथ डेनमार्क ले जाकर अब्राहम को भी मैं सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर रही थी। अब मैं तलाकशुदा थी, मगर पूर्णतः स्वतंत्र। बिना हील हुज्जत के हमारा तलाक हो गया था। मेरा नया प्रेमी लार्स हैंसन डेनमार्क का था। उसके साथ जीने के लिए मुझे मोम्बासा छोड़ना था। किसी स्थान पर 7 वर्ष रहने के उपरांत उसे बिना किसी मलाल के छोड़ना मुमकिन नहीं। यहाँ मेरे कई मित्र बन गए थे। केन्या से मेरा दाना पानी उठ चुका था। यहाँ की कथा मेरी ख़त्म हो चुकी। नौकरी से त्यागपत्र दिया, कुछ सामान बिका और फिर मैं लार्स के मुल्क डेनमार्क आ गई। अफ्रीका से यूरोप पहुँच गई। फिलहाल मेरी वैवाहिक जिंदगी यहाँ कितनी शांतिपूर्ण और समृद्ध रहेगी, अहम सवाल था ये मेरे लिए। मेरी जिंदगी एक बार फिर बदल चुकी थी, एक नए सिरे में ढलने लगी थी। यूरोप में स्त्री व पुरुष का बगैर शादी किए साथ रहना बहुत सामान्य समझा जाता है, मगर मेरे कुछ पारिवारिक संस्कार मुझ पर जब तब हावी हो जाते। मैंने लार्स से कहा, मुझे एक छत तले बगैर शादी के रहना पसंद नहीं। मैं अपने संबंधों को एक ठोस आधार देना चाहती हूँ। लार्स शादी के लिए मान गया। सो कोपनहेगन पहुँचने के 1 माह बाद ही हमारी शादी हो गई, एक सादे समारोह में, बस गिने चुने लोगों की मौजूदगी में। लार्स की तरफ से उसके माता पिता, नानी, मामा और 2 दोस्त जो उसके बिजनेस पार्टनर थे, विवाह में शामिल हुए। मेरी तरफ से सिर्फ मेरा जोशुआ, यानी 7 लोगों की उपस्थिति में हमारी शादी हुई। गोरी चिट्टी चमड़ी, भूरे सुनहरे बाल और नीले हरे आंखों वाले इन लोगों के बीच मैं और जोशुआ अलग ही लग रहे थे। इस बार मेरा दुल्हन का अवतार दूसरा था। साड़ी के बजाय मैंने सफ़ेद गाउन पहना, सिर पर सफ़ेद जीना घूंघट और हाथ में सफ़ेद गुलाब का फूल। मैं मिसिस हैंसन बन गई, नैन्सी हैंसन। सभी कुछ यहाँ नया और अजनबी था, घर, परिवेश व सरनेम। पूर्व पति अब्राहम के साथ हमेशा बड़े, खुले व चहल पहल वाले घर में रही थी। डेनमार्क आकर अपने नए पति के साथ एक छोटे से तंग फ्लैट में रह रही थी। रसोई, गुसल खाने के अलावा एक बैठक, एक बेडरूम और एक छोटा सा ऑफिस रूम। लार्स अपने बिजनेस का ज़्यादातर काम घर से ही करता था, वर्किंग फ्रॉम होम। मैं उसकी दिलेरी से खुश हो गई जब उसने अपना ऑफिस रूम मेरे जोशुआ के लिए छोड़ दिया। जोशुआ का एक निजी कमरा बन गया। ड्राइंग रूम का एक भाग लार्स का ऑफिस बन गया। किचन में ही डाइनिंग टेबल रख दी गई। काम चलने लगा। जोशुआ को यहाँ एक इंटरनेशनल स्कूल में भर्ती करा दिया गया। लार्स के माता पिता तलाकशुदा थे। दोनों अलग अलग अकेले रहते थे। दोनों में से किसी ने पुनर्विवाह नहीं किया था। लार्स उनकी अकेली संतान थी। शुरू में मेरे पास खाली वक्त था। जोश के स्कूल जाने व लार्स के अपने ऑफिस में काम में व्यस्त हो जाने के उपरांत मैं बाहर की ताज़ा हवा में दूर दूर टहलने के लिए निकल जाती। मुझे डेनमार्क में स्वयं को बसाना था। यहाँ बने नए नाते रिश्तों को समझते बूझते हुए मैं नौकरी पाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही थी। अध्यापन का अच्छा खासा अनुभव था मुझे। सौभाग्य से डेनमार्क आने के 5 माह बाद जिस स्कूल में जोश जाता था, मुझे वह कंप्यूटर और साइंस के टीचर की नौकरी मिल गई। दिसंबर में क्रिसमस की छुट्टियों के बाद नए वर्ष जनवरी से मुझे वो स्कूल ज्वाइन करना था। जिस दिन मुझे नौकरी का ऑफ़र मिला, मैं खुशी से झूम गई। डेनमार्क समुद्र से घिरा है। यहाँ मुझे स्विमिंग का अलग अनुभव हुआ। मैंने ठंडे पानी में तैरने की आदत डाली। मनुष्य शरीर वातावरण का बहुत जल्दी अभ्यस्त हो जाता है। डेन्स को ठंड से अजीब किस्म का प्यार है। शीतकालीन स्नान यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। जाड़ों में 0 डिग्री से भी कम ठंडे पानी में तैरना। डेन्स जाड़ों का इंतज़ार करते हैं, जितना ठंडा पानी उतना अच्छा। ठंडे पानी में घुसते ही करंट सा लगता, समूचे बदन में बिजली सी दौड़ जाती।
लेकिन 2-4 तीव्र स्ट्रोक के बाद ठंड थोड़ी ख़त्म हो जाती, जिससे जितनी देर हो सके वो उतनी देर गोते लगाता रहता और पानी में तैरता। मैं तैरते हुए चेतावनी निशान के पार भी चली जाती। तैराकी में मेरे जौहर देखकर क्लब के सभी लोग आश्चर्यचकित थे। मैंने उन्हें बताया, पानी से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। अब्राहम को तलाक देकर लार्स को पति के रूप में अपनाने की एक बहुत बड़ी कीमत मुझे चुकानी पड़ी। कैसी कीमत? जोश को डेनमार्क में रहने का स्थायी वीज़ा नहीं मिल पाया। लार्स से विवाह के बाद मैंने अपने व अपने बेटे के रेजिडेंट परमिट के लिए इमिग्रेशन में आवेदन किया था। 10 माह लगे जवाब आने में। मुझे तो डेनमार्क का रेजिडेंट परमिट मिल गया, मगर उन्होंने जोश को वहाँ रहने की अनुमति नहीं दी। एक दिन स्कूल से लौटी तो पोस्ट में डेनिश इमिग्रेशन से पत्र आया था। पत्र खोलकर पढ़ा तो एक दिल तोड़ने वाला समाचार मिला। डेनिश इमिग्रेशन ने मेरे बेटे को डिपोर्ट कर दिया था। सख्त शब्दावली। जोशुआ कोकन तत्काल डेनमार्क छोड़े। जोशुआ को अपने सीने से चिपका मैं रोने लगी। उसके बिना मैं कैसे जी सकूंगी? मैं खुद यहाँ लार्स अपने पति पर डिपेंडेंट वीज़ा पर थे। मुझे अपार कष्ट हुआ जब लार्स ने मेरे बच्चे के वीज़ा स्पॉन्सर करने की दिशा में विशेष प्रयत्न करने के लिए साफ मना कर दिया। तर्क देने लगा कि वो इमिग्रेशन अधिकारियों से लड़ नहीं सकता, वो जोश का पिता नहीं है, कल कुछ हो जाए तो। मैं उससे बहुत लड़ी झगड़ी। डेनिशों की एक खासियत है, एक बार जिस बात के लिए वे ना कर देते हैं, कितना सिर फोड़ लो, उनसे मनवा नहीं सकते। क्यों, तुम तो आत्मनिर्भर थी, तुम्हें अपने दम पर यहाँ का रेजिडेंट परमिट मिल सकता था। मैंने प्रयास किया था पॉल। इमिग्रेशन वाले बड़ी अटकलें लगाते हैं। मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी कि वीज़ा प्राप्ति के लिए मेरी अध्यापिका की नौकरी के घंटे पर्याप्त नहीं हैं। सो मैं लार्स पर ही निर्भर रही, लेकिन वो मेरे बेटे के वीज़ा को लेकर तटस्थ रहा। जिस व्यक्ति से मैंने कभी बात न करने की ठानी थी, मजबूरन मुझे उससे संपर्क करना पड़ा। जोशुआ को अपने पास रखने की उसे असमर्थता बतानी पड़ी। अब्राहम ने बड़े धैर्य से मेरी बातें सुनी। मैं तो पहले ही कह रहा था कि जोश को वहाँ का रेजिडेंट परमिट मिलना मुश्किल होगा। ठीक है, उसे मेरे पास भेज दो। एक पल बाद बोला, जरा जोश को फ़ोन देना, मैं उससे बात करता हूँ। मैंने रिसीवर जोश को सौंप दिया। अब्राहम उसे खुश करते हुए बोला, ओ हीरो, तुमने यूरोप काफ़ी देख लिया, अब लौट कर अपने पापा के पास अफ्रीका आओ। मेरे जीवन की वो सबसे बड़ी मजबूरी थी जब मुझे अपने बेटे से जुदा होना पड़ा, उसे अपने पिता के पास कीनिया भेजना पड़ा। जिस पल मैंने उसे हवाई जहाज़ में बिठाया, उस पल से लेकर आज तक उसका और मेरा मिलना, साथ रहना बहुत कम हो पाता था। हम फ़ोन स्काइप पर बातें करते हैं, वो अपनी छुट्टियों में मेरे पास आता है, बस इतना ही। इन्हें छीने झपटे क्षणों में मिलन विरह की खुशी वेदना मेरे व बेटे के साथ चलती रहती है। मेरी सहेली मारिया ने मुझे खबर दी थी। शाम के 7 बजे मेरे पास मोम्बासा से उसका फ़ोन आया था। नैन्सी, तूने सुना? क्या सुना? कल फादर डिसूज़ा ने चर्च में ऐलान किया कि अब्राहम को चर्च से बर्खास्त कर दिया गया है। उन्होंने उसे फायर करने की अधिक व्याख्या तो नहीं की, सिर्फ यही कहा पापाचार। उसे चेतावनी दी कि वो चर्च के पास भी नहीं फटकेगा। उसे घर भी खाली करने का आदेश जारी हो गए हैं। मुझे एकदम से जोशुआ का ध्यान आया। जोशुआ, उसका क्या होगा? वो कहाँ जाएगा? मैं अब्राहम के लिए एक आड़ थी। मैं उसकी ज़िंदगी से गई तो उसकी वो आड़ ख़त्म हो गई। उसके सेक्स स्कैंडल का भंडाफोड़ हो गया। मारिया से बात करके मैंने मोम्बासा अब्राहम के घर फ़ोन लगाया। जोश ने फ़ोन उठाया। उसका स्वर सामान्य था। उसने पूछा, घर में अकेला है? हाँ। तेरे पापा कहाँ हैं? मालूम नहीं। तेरे पापा ने तुझे कुछ बताया? तेरे पापा को चर्च से निकाल दिया। फादर डिसूज़ा ने उन्हें फायर कर दिया है। वो तो पापा ने खुद ही रिज़ाइन किया। पापा कह रहे हैं उन्हें चर्च की नौकरी पसंद नहीं। हम नैरोबी जाएंगे। पापा वहाँ बिजनेस करेंगे। वहाँ पापा के बहुत सारे दोस्त हैं। बेटे से मैं और अधिक क्या कहती।
अब्राहम का अभी फ़िलहाल कोई ठिकाना नहीं था। वो बेघर हो चुका था। मैं जोश को अपने साथ कोपनहेगन ले आई। जिस स्कूल में पढ़ाती थी, उस स्कूल के प्रिंसिपल विलियम थराने से बात की। उन्होंने जोश को 2.5 महीने के लिए स्कूल में आने की इजाज़त दे दी। जोश का वीज़ा 3 महीने का ही था। मैंने एक बार फिर कोशिश की अपने बेटे को डेनमार्क में स्थायी आवास दिलवाने के लिए, लेकिन सफलता नहीं प्राप्त हुई। जोश कोपनहेगन में मेरे साथ 3 महीने गुजार कर अपने पिता के पास नैरोबी चला गया। अब्राहम ने वहाँ एक बिजनेस शुरू कर दिया, कपड़ों व बैग से जुड़े टेक्सटाइल का। लार्स ने भी अपनी तरफ से मुझे कोई आर्थिक तंगी नहीं दी। कभी कभी वह मुझे अपना बैंक कार्ड भी दे देता था कि मुझे जितनी ज़रूरत है उसके अकाउंट से पैसे निकाल सकती हूँ, खर्च कर सकती हूँ। मैंने अब्राहम को डेनमार्क से उसके बिजनेस के लिए रकम भेजी। वो मेरे बेटे का पिता था, उसका व्यवस्थित होना ज़रूरी था, हम सभी के हित में था। मुझे इस बात का संतोष है कि जितना मुझसे हो सका उतना मैंने किया। उसका व्यवहार मेरे प्रति मृदुल हो चुका था। धीरे धीरे लार्स का असली रूप मेरे पर खुलने लगा। ये तो नहीं कह सकते कि वो आईटी का कोई काला धंधा किया करता था, मगर कोई साफ सुथरा कार्य भी नहीं था। उसका अपना कोई निजी ऑफिस नहीं था। इधर उधर क्लाइंट्स कंपनियों में भागा करता था, फिर घर से ही काम करता था। उसने मुझसे बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारी थी। उसने मुझसे अपने बिजनेस की कि बड़ी बड़ी कंपनियां उसे हायर करती हैं। वो मोबाइल ऐप निर्माता है, शानदार मोबाइल ऐप विकसित करती है उसकी कंपनी, जो मोबाइल फ़ोन को ट्रैक करते हैं, इत्यादि इत्यादि। वह गर्वित होते हुए बोला, हाईवे पर पुलिस के कैमरे कहाँ लगे हैं, ये भी हमारा ऐप ट्रैक कर सकता है। अच्छा, मैंने आश्चर्य व्यक्त किया। हाँ, आजकल के बहुत से जवान लोग जो गाड़ियाँ तेज भगाते हैं इसका यूज़ करते हैं। मैं उससे क्या कहती। हालांकि कंप्यूटर आईटी सॉफ्टवेयर की मुझे अच्छी जानकारी थी, किंतु उसकी बातें समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल बात थी। इतना मैं समझ गई थी कि वो स्वयं कोई ऐप विकसित नहीं करता था, वो सिर्फ सेल्स का काम करता था, इलीगल कंपनियों को सस्ते मोबाइल ऐप सप्लाई करता था। साइकोपैथ था वो। एक मुखौटा अपने साथ लेकर चलता था जो उसके असली चेहरे से एकदम अलग था। हमारी शादी को कुछ ही माह हुए थे। एक बार मैं उसे अपने बीते जीवन की कुछ तस्वीरें दिखा रही थी। अब्राहम की हृष्ट पुष्ट काया को देख उसने टिप्पणी की, हमने तो किताबों में पढ़ा था भारत के लोग इतने गरीब हैं कि उन्हें 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता। इसको इतना मांस कहाँ से मिल गया कि इतना लंबा तगड़ा हो गया। लार्स, तुम लोग भारत के बारे में गलत जानकारियाँ रखते हो। तुम्हारा ज्ञान बहुत सीमित है। भारत में हम तुमसे तो अच्छा ही खाना खाते हैं, गर्म और ताज़ा खाते हैं, वैरायटी खाते हैं, तुम्हारी तरह ठंडा और बासी नहीं खाते। मेरे इस कथन ने उसकी खुददारी पर हमला कर दिया। क्रोध से भर गया और मुझे एक थप्पड़ जड़ दिया। लार्स, तुमने मुझे हिट किया। उस दिन पहली बार उसने मुझे मारा था। विस्मय से भर गई थी मैं। मेरा पति मुझ पर हाथ उठा सकता है? यह हिंसा का चरम था। एक बार जिस पति का हाथ उठ गया फिर उसका रुकना मुश्किल है। हिंसा एक मानसिक विकार है। जब भी उसे मेरी कोई बात अखरती, ले झट थप्पड़ जड़ देता, मेरे बाल खींचने लगता, बाँह मरोड़ देता, मुझे धक्के दे देना। लार्स एक नाटे कद का इंसान था, लेकिन उसमें बल बहुत अधिक था। उसका हर वार जबरदस्त प्रहार होता। छोटी छोटी बातों पर हिंसक होना और मुझ पर प्रहार करने की उसकी प्रवृत्ति बढ़ती गई। कई बार मुझे समझ ही नहीं आता उसे गुस्सा क्यों आता है। बिजनेस भी उसका कुछ खास नहीं चल रहा था, पर इसमें मेरी कोई खता नहीं थी। मैं जो कमाती हूँ वो हम दोनों के लिए काफ़ी था। अपने चिड़चिड़ेपन को नियंत्रित करने में वो बिल्कुल अक्षम था, जिससे वो आग बबूला हो जाता। एक दिन उसे अपनी शर्ट नहीं मिल रही थी। दूसरे दिन उसे वो शर्ट पहनकर अपने किसी क्लाइंट के पास जाना था। मैंने भी उसके साथ शर्ट ढूंढी, नहीं मिल पाई। मैं उससे बोली, दूसरी पहन लो। मैंने एक अच्छी सी शर्ट प्रेस करके भी रख दी थी, पर वो नहीं माना। एक जिद्दी बच्चे की तरह करता रहा कि उसे वही शर्ट पहननी है। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, जो तुम्हारे मन का हो करो, मैं सोने जा रही हूँ। वो बेडरूम में आया और उसने मुझे बिस्तर से बाहर निकलने के लिए कहा ताकि मैं शर्ट तलाश करूं। मैं सोना चाहती थी तो मैंने मना कर दिया।
रजाई सिर तक तानकर मैं सोने की चेष्टा करने लगी। उसने अचानक मुझे बिस्तर से बाहर खींचा और मुझे मेरी पीठ के बल पलट दिया। मेरे ऊपर खड़ा होकर मेरे चेहरे पर थूक दिया। ओ छी पॉल, अपने जीवन के सभी सच नहीं उगल रही हूँ, सुन नहीं पाओगे। उसने अपने दुर्व्यवहार के लिए दोषी हमेशा मुझे ही ठहराया कि मैंने उसे नाराज किया। अगर मैं उसकी आज्ञा का पालन करूं, उसे गुस्सा न दिलाऊं, तो मुझे मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने भी सोचा मैं अपना व्यवहार नरम कर दूं, झुक जाऊं, मेरे प्रति उसका शारीरिक दुर्व्यवहार थम जाएगा। मगर मैंने चाहे कितना ही अपने को संबोधित किया, संशोधित किया हो, अपने अहंकार का परित्याग किया हो, उसका मारना पीटना बंद नहीं हुआ। वह मेरी नियति बन चुका था। ईस्टर का समय था, गुड फ्राइडे की शाम। सुबह से हम घर पर बैठे थे। यकायक प्रोग्राम बनाया कि चलो कहीं घूम आते हैं, पिक्चर देखेंगे और बाहर खाना खाएंगे। मैं बड़े मन से तैयार हुई। घुटनों तक की लंबी मिडी पहनी, टाइट्स, हाई हील के सैंडल पैरों में चढ़ाए। लार्स भी तैयार हुआ, सज धज कर, पैंट शर्ट, नई जैकेट। हमें जो बस पकड़नी थी, हमने निश्चय किया कि पार्किंग शहर में नहीं मिलती तो हम बस स्टॉप से बस पकड़कर जाएंगे। हमने देखा बस 5A जो हमें पकड़नी थी स्टॉप पर खड़ी है। हम बस की तरफ भागे। पेंसिल हिल में भागना मुश्किल था, फिर भी मैं भाग रही थी। बस ड्राइवर ने साइड मिरर से हमें भागते देखा और उसने बस को रोका नहीं। लार्ज मुझ पर कुपित हो गया कि मेरी वजह से बस मिस हो गई। दूसरी बस 20 मिनट बाद थी। पिक्चर के 5 बजे के शो पर हम नहीं पहुंच पाएंगे। लार्स गुस्से में लाल हो गया। एक बस ही तो मिस हुई है, कोई कहर थोड़े ही बरप गया है। ये क्या तुम छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाने पर तुल जाते हो? तुम्हारा ये स्वभाव तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हमारे रिश्तों के लिए घातक है। उसने मुझे इतनी जोर से धक्का दिया कि मैं पत्थरों की सड़क पर धड़ाम से गिर पड़ी। हाई पेंसिल हील की सैंडल पहने होने से पूरी तरह लड़खड़ा गई थी। राह चलते आगे ठिठक गए, सभी हक्के बक्के। सामने से एक युगल तुरंत हमारी तरफ बढ़ा और मुझे सहारा देते हुए बोला, तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं आई? मैं अपमान से भर गई थी। मैं आगे बढ़ ही रही थी कि मेरे कानों में लड़ने और मारने पीटने की आवाज़ें टकराईं। मैंने पलट कर देखा, 2 आदमी लार्स पर चढ़े थे, उसे पटखनियाँ दे रहे थे। वे दोनों लंबे तगड़े इंसान, लार्स छोटा दुबला पतला। मुझे लार्स पर दया आ गई। मैंने अपने कदम वापस मोड़े, उन आदमियों से विनती की कि मत मारो इसे, ये मेरा पति है। मेरे कहने पर उन्होंने लार्स को छोड़ दिया। हम दोनों का ही मूड खराब हो चुका था। बिना पिक्चर देखे, बिना खाना खाए हम घर लौट आए। भूखे पेट बिस्तर पर लेट गए। हैरत होती थी मुझे, क्या फूटी किस्मत है मेरी। पहला पति चर्च का पुजारी और अश्लील साहित्य का शौकीन, औरतों के साथ रंगरेलियां मनाना। दूसरा पति एक सभ्य मुल्क का नागरिक और गवारों की तरह मारपीट और गाली गलौज करना। कैसी विडम्बना है। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। लार्स का दिल जीतना चाहती थी। उसे प्रफुल्लित रखने के लिए मैं उसके लिए कुछ अच्छा खाना बनाती थी, थाली भर भोजन परोसती। वो खाने का शौकीन था। मैंने लार्स की माँ लारा से बात की, जब भी उसे गुस्सा आता है तो मैं उसके सामने से हट जाया करूं। मैंने उसे माता पिता के साथ भी हिंसक होते देखा था। एक बार उसके पिता हमारे घर आए हुए थे। बाप बेटे की कोई तकरार हुई और लार्स ने उठकर दे मारा अपने पिता को। वह तो उनको और मारता, मैं बीच में आ गई थी। उसके पिता मार खाकर चुपचाप हमारे घर से निकल गए। मुझे उन पर बहुत दया आई। मेरे लिए बड़ा अजीब था, हैरान परेशान करने वाला। यह बात अलग थी कि लार्स के माता पिता इन सब के आदी थे। सो उनके वहाँ से जाने के बाद वे कभी भी कोई शिकायत करने वापस पलटकर नहीं आते थे। लार्स की पूर्व प्रेमिका एमिली का एक दिन फ़ोन आता है। उससे जो कुछ बताया, उसे जानकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ और गहरा अफसोस भी। लार्स 3 सालों तक कम्यून के होम में पला है। उसके माता पिता के बीच बहुत झगड़ा होने लगा। उसकी माँ लारा विक्षिप्त सी हो गई। लार्स के स्कूल ने कम्यून में शिकायत की, पड़ोसियों ने भी शिकायत की। सरकार को लगा कि लारा और डेनियल
अपने बच्चे का सही प्रकार से पालन पोषण करने में पूर्णतः अक्षम है। मेरा पहला पति अब्राहम मुझे मानसिक यातना देता था। क्लेश का कारण सिर्फ उसकी यौन लत थी। उसने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया, कभी गाली गलौज नहीं की, बल्कि मैं ही उस पर चीखती चिल्लाया करती थी, उसे गालियां बका करती थी। यहाँ लार्स ने जो मुझे भद्दी भद्दी गालियां बका करता था, शारीरिक वार करता था, वो अधिक घातक था। इससे जो मानसिक उत्पीड़न होता था उसकी तीव्रता कहीं अधिक थी। जब उसकी मार पड़ती तो बहुत दर्द होता। वो कभी हाथों से, कभी जूते से मुझे मारता। मारने से पहले तनिक भी सोच विचार नहीं करता। मैं जमीन पर गिरकर रोती बिलखती, उसे जरा भी मुझ पर दया नहीं आती। मेरे शुभचिंतक मुझसे पूछते हैं कि मैं इतना अधिक क्यों सहन कर रही हूँ। मेरा जवाब, एक सकारात्मक प्रवृत्ति की क्षमाशील व्यक्ति हूँ। मैं बुरी चीजें जल्दी भूलकर आगे बढ़ जाती हूँ। मेरे पतियों ने मेरी इस प्रकृति का गलत लाभ उठाया। मेरी बहुत बड़ी गलती ये थी कि मैंने लार्स को इतना आगे बढ़ने दिया। जिस दिन उसने मुझे पहली बार हाथ उठाया था, उसी दिन मुझे कोई ठोस कदम उठाना था। मैं तब तक उसकी मार खाती रही, उसके साथ सामंजस्य बिठाने का प्रयास करती रही, जब तक सब कुछ बिखर नहीं गया। झगड़ा उस दिन फिर किसी छोटी बात पर हो गया। बेसमेंट में चोरी हो गई। वहां पर संभवतः दोनों में से कोई एक ताला लगाना भूल गया था। हालांकि उसमें से केवल एक साइकिल ही गई थी, जिसको कि लार्स कभी इस्तेमाल नहीं करता था। बेसमेंट में यूं ही परित्यक्त पड़ी रहती थी। मैंने हंसते हुए कहा, लार्स, अच्छा हुआ चोर तुम्हारी साइकिल ले गया। खामखा साइकिल स्टोर रूम में जगह घेर रही थी। बस बात आगे बढ़कर तिल का ताड़ बन गई। वो वहीं बेसमेंट के सकरे गलियारे में मुझे जमीन पर पटक कर बाल पकड़कर मारने लगा। मुझे पिटते हुए 2-4 पड़ोसियों ने देखा। देखते ही देखते वहां लोगों का जमघट लग गया। उसके बावजूद कोई उसे रोक नहीं सका। एक पड़ोसी ने इस वृतांत को कैमरे में कैद कर लिया। वो सरेआम सभी की मौजूदगी में निर्ममता पूर्वक मुझे पीटता रहा। पड़ोसियों में से किसी ने पुलिस बुला ली। पुलिस को देखते ही वो भाग गया, रिवॉल्वर दिखाते हुए पुलिस उसके पीछे पीछे, मगर वो नहीं रुका। बेसमेंट से वो पीछे की सीढ़ियों से ऊपर अपने फ्लैट की तरफ भागा। जब तक पुलिस ऊपर आई, वो बालकनी से नीचे फांदकर कार पार्किंग पर चला गया। भाग गया, हवा में तैरने लगा। इधर मैं लहूलुहान, मूर्छा जैसी अवस्था में। पुलिस ने ही मेरे लिए एम्बुलेंस बुलाई। सायरन बजाते हुए एम्बुलेंस मुझे अस्पताल लेकर आई। मुझे तो ये जानकारी अपने 2 पड़ोसियों से अस्पताल में मिली। उन्होंने बताया कि वो कैसे चकमा देकर पुलिस को भाग गया। अस्पताल में 4 दिन रहे। लारा फूलों का बुके लेकर मुझे देखने के लिए आई। मैं उन्हें देखकर सिसक पड़ी। कोई सांत्वना, कोई हमदर्दी, कोई दिलासा नहीं। तटस्थ स्वर में बस इतना ही बोली, तुम और लार्स साथ नहीं रह सकते, मेरे बेटे से तलाक ले लो तुम। उनका भाव ऐसा था जैसे हम दोनों ही बराबर के दोषी हों। मैं उनसे कहना चाहती थी कि वो कैसी माता है, कैसे उन्होंने अपने बेटे की परवरिश की है कि वो एक सामान्य व्यक्तित्व का आदमी तक न बन सका। मैं भी एक माँ हूँ। अगर मेरा बेटा अपनी पत्नी पर हाथ उठाए, मैं उसे जमकर फटकारूंगी। अस्पताल से छुट्टी मिली तो लार्स के घर क्या जाती। वैसे भी पुलिस हिरासत में था। अपनी पत्नी पर हिंसा दिखाने वाला पति कभी जीवन में सफलता नहीं पाता। लार्स के साथ मैं जो शादी जी रही थी, उस शादी का कोई मतलब ही नहीं रह गया। स्कूल से 2 हफ्तों का अतिरिक्त अवकाश लेकर मैं इंडिया मल्लपुरम अप्पा के पास उड़ गई। मेरा मन अपने पिता के पास आकर उनकी वात्सल्यमयी बाहों में समाकर अपना दुख उड़ेलने के लिए छटपटा रहा था। यह जग बड़ा असुरक्षित है। अपने बचपन के घर में, उस सुरक्षित माहौल में फिर से जीने का मन कर रहा था। इसके पश्चात उसने लार्स से तलाक ले लिया। हादसे पर हादसे हो रहे थे। मेरी जिंदगी की नदी कई भटकी हुई धाराओं में बदल चुकी थी।
सौभाग्य से स्कूल की नौकरी अभी भी बरकरार थी। लार्स की इतने वर्षों तक पत्नी बने रहने की वजह से डेनमार्क का परमानेंट रेजिडेंट परमिट मुझे मिल चुका था। लीला मुदगल के घर में रहना मुझे बहुत सस्ता पड़ रहा था। 4000 क्रोनर में रहना, खाना, सब कुछ। मेरा दूसरा तलाक अपने तय समय में शुरू हुआ और ख़त्म हो गया। एक मजबूरी के दाम्पत्य से मैं मुक्त हो गई। मैं 40 की दहलीज पर खड़ी थी। अभी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई थी। डेनमार्क में रहते हुए मुझे 9 वर्ष के करीब हो गए थे। फिर से अपनी ज़िंदगी को समेटने की कोशिश कर रही थी। स्कूल के कुछ साथियों के साथ मेरे दोस्ताना संबंध थे। उनसे मिलती जुलती रहती, कभी कभार सैर सपाटे पर चली जाती। एक दिन मेरी फ्रेंड कैथरीना के घर पार्टी थी। वहाँ मुझे वही मिला। कौन? तीसरा पति? हाँ, मैं अपने तीसरे पति की बात कर रही हूँ, मार्को। उसका नाम था मार्को। हाँ, काल ने मुझे द्रौपदी का दूसरा संस्करण बना दिया। द्रौपदी को कितनी यातना और लांछना झेलनी पड़ी होगी, मैं खूब समझती हूँ। उस पहली मुलाकात में ही मुझे लगा कि मैंने एक बहुत अच्छा दोस्त पा लिया है। उसने बताया उसका पूरा नाम मार्को जोली लेराय है। जोली उसकी माता का सरनेम है, लेराय पिता का सरनेम है। मैंने भी उसे बताया कि मेरा नाम नैन्सी कोशी मैथ्यू है, मैं इंडियन क्रिश्चियन हूँ। उसने मुझसे पूछा। करीब 8 दिन बाद मेरे मोबाइल की घंटी बजी। मैं जब फ़ोन उठाने जा रही थी तो मनी मन भगवान से मना रही थी कि ये मार्को का ही फ़ोन हो। मोबाइल पर मेरी नज़र गई। मार्को लेराय। यह बहुत दिनों बाद हुआ कि फ़ोन के स्क्रीन पर किसी का नाम देखकर मैं इतना खुश हुई। मैं खूब बन ठन कर सज संवर कर उससे मिलने गई। उसने मेरा चुंबन लिया और कहा कि वो मुझसे प्रेम करता है। मैं उससे स्पष्ट बोले कि हमारी उम्र में बहुत अंतर है। मैं उससे 6 साल बड़ी हूँ और एक 18 साल के लड़के की माँ हूँ। वह बोला, कौन कह रहा है कि मुझे एक कमसिन छोकरी चाहिए? मुझे परिपक्व अनुभवशील औरतें अधिक पसंद हैं। मैं हौले से भावुक स्वर में बोली, मार्को, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। असल में काफ़ी पहले से ही तुमसे प्यार करने लगी हूँ, बस बता तो आज रही हूँ। उसने मुझे अपने सीने से लगा लिया। मेरे अंदर भारतीय संस्कार भरे थे। बगैर विवाह के किसी पुरुष के साथ एक लंबे समय के लिए रिलेशनशिप में रहना मुझे गवारा नहीं था। मैंने संबंधों में विवाह का एक रक्षा कवच चाहती थी और पति का सरनेम अपनाना चाहती थी। मैं एक पत्नी फिर एक माँ बनने का सपना देख रही थी। मैंने कई बार शादी की बात उठाई। हर बार उसने मेरे आग्रह को टाला। हमें शादी नहीं करनी है। शादी एक खुशहाल परिवार की गारंटी नहीं है। मैंने उसे धमकी दे दी कि अगर वो शादी नहीं करेगा तो मैं उसके साथ नहीं रहूँगी, अपना संबंध तोड़ दूँगी। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे था। उस दिन आकाश विशेष रूप से साफ था। जैसे ही सब पहुँचे, मार्को घुटनों पर मेरे सम्मुख बैठा और एक डब्बी खोलकर गाने लगा, मुझसे शादी करोगी हसीना। डब्बी में पीले सोने में जड़ी अंगूठी, हीरे की अंगूठी जगमगा रही थी। मैं अवाक रह गया। मेरे मुख से इतना ही निकला, क्या तुम सीरियस हो? कुछ पलों बाद मुझे सच्चाई का आभास हुआ। यस, वाकई वो सीरियस था। हमने शादी की योजना बनानी शुरू कर दी। मेरी तीसरी बार शादी हो रही थी, किंतु उसकी यह पहली शादी थी। इसके पश्चात मार्को के साथ विवाह के उपरांत मैंने फोंटन का भ्रमण किया। दिन भर घूमे, उनके अंगूर के बाग, विनयार्ड्स और वाइन फैक्ट्री देखी। बेलों से अंगूर तोड़कर खाए, वाइन चखी। मुझे यह सोचकर अच्छा लगा कि मेरे ससुराल वाले अमीर हैं, हमें भी रुपए पैसे की कमी नहीं रहेगी। घूमते हुए मार्को से बोली, कितना अलग है यह गांव हमारे भारत के गांव से। मार्को बोला, यहाँ भी जीवन के पैटर्न शहरों से अलग हैं। अगर यहाँ रहने लग जाओ तो महसूस होगा। अब तीसरे पति के साथ मेरी नई जिंदगी शुरू हुई थी। गहरी सूझबूझ से मैंने मार्को के साथ अपने संबंधों का निर्माण शुरू किया। जब इंसान एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते की तरफ बढ़ता है तो वो सोचता है कि सारी समस्याओं का अंत हो गया, मगर हर रिश्ते में नई समस्याएं हैं, नए समझौते हैं। अपने आप में कोई भी पूर्ण नहीं।
सौभाग्य से शादी के पहले महीने ही मैंने गर्भधारण कर लिया। लगभग 20 साल बाद मैं फिर से मातृत्व में प्रवेश कर रही थी। जब मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया तो मार्को खुशी से उछल पड़ा, मुझे अपनी गोदी में उठा लिया। बेटे के जन्म पर बर्नार्ड और आलिसा कोपनहेगन आए। हमारे घर में नहीं, होटल में टिके। अपने लिए रेंटल कार का भी उन्होंने खुद ही बुक कराया। बर्नार्ड और आलिसा पहले हॉस्पिटल अपने पोते को देखने आए, फिर जब मैं घर आ गई तो घर भी आए, मुझे तोहफा दिया। मार्को ने से मैंने कहा कि रेस्टोरेंट से खाना मंगा ले, मगर मैंने खड़े होकर अपने हाथों से उनके लिए खाना बनाया, प्रेम पूर्वक उन्हें खिलाया, मगर मेरे पकाए भोजन की उन्होंने जरा भी तारीफ नहीं की। मुझे अपने पूर्व ससुराल वालों का ध्यान बरबस आ जाता। लार्स के परिवार वाले कैसे चाव से मेरा पकाया हुआ भोजन खाते और बुरी बुरी प्रशंसा करते। मैं 1 वर्ष की मैटरनिटी लीव पर थी। नील को पाकर बेहद खुश थी। फिलहाल सारे गिले शिकवे भूल कर मैं अपना लाड़ नील पर उड़ेलना चाहती थी। मार्को ने यूएसए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में नौकरी ले ली। मैं अपने स्कूल की नौकरी नहीं छोड़ना चाहती थी, मगर मार्को यूएसए जाने के लिए बहुत लालायित था। मैंने भी सोचा स्कूल से अवकाश लेकर जाऊं, मगर मार्को बोला कि अमेरिका से कब लौटना होगा कुछ निश्चित नहीं। ये भी हो सकता है कि हम हमेशा के लिए वहीं बस जाएं। नौकरी पेशा महिलाओं के लिए हमेशा एक चुनौती बनी रहती है कि परिवार चुनो या कैरियर। लगी लगाई नौकरी से इस्तीफा दे दिया, जमी जमाई गृहस्थी उठाई और जो सामान बचा था उसे इधर उधर दे दिया। हाँ, मेरे विलियम थराने से बहुत अच्छे संबंध थे। वे मेरे लिए मसीहा थे। स्कूल वालों ने खूब तारीफ की और उसे फेयरवेल दी। जब पहली बार अमेरिकी धरती पर कदम रखा तो शुरू में किसी को नहीं जानती थी। धीरे धीरे मैं दिल से अमेरिका को पसंद करने लगी। अमेरिका एक ऐसा पड़ाव था जिसे मैंने दिल से पसंद किया, बल्कि कहूँगी कि बहुत जल्दी यह देश मेरे अंदर बसने लगा, मेरे रगों में उल्लास और उमंग बनकर। उसका एक मुख्य कारण ये भी था कि मेरा जोशुआ करीब था। अमेरिका से लगे कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य के वैनकूवर शहर में पढ़ रहा था। अब वो जवान हो चुका था, सजीला, बहुत खूबसूरत। एक बार व्यवस्थित हो गए तो मेरे पास समय ही समय था। नील एक बहुत प्यारा और शांत शिशु था। ये दोनों बेटे अपने जिगर के टुकड़े मेरे आसपास ही थे। सिएटल से वैनकूवर का सफ़र बस द्वारा सिर्फ 3 घंटे का था। जैसे जैसे जोशुआ बड़ा होता गया, उसका मेरे पास आना क्रमशः कम होता गया। कभी परीक्षाएं, कभी कॉलेज, कभी ट्रेनिंग, साथियों के साथ मौज मस्ती। यही होता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी दिशाएं इधर उधर फैल जाती हैं। जब भी मैं प्यार से जोश की पीठ सहलाती, उसके लिए कुछ खरीदती तो मार्को चिढ़ जाता, मुझ पर इल्ज़ाम लगाता, तुम एक माँ के रूप में अधिक समर्पित हो, पत्नी के रूप में तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। मैं जब भी जोशुआ को अपने पास आने के लिए फ़ोन करती तो जोशुआ मुझसे पूछता, आर यू श्योर? मैं तो मार्को की आंखों की किरकिरी हूँ। जोशुआ में अपना पुरुष अहंकार था। मझधार में फंस गई थी मैं, एक तरफ बेटा तो दूसरी तरफ पति। मैंने अपने पति को अधिक महत्ता दी। 3 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। अभी मैं यहाँ के जीवन की आदी हो ही रही थी कि एक दिन मार्को ने एकाएक घोषणा की कि हम डेनमार्क वापस जा रहे हैं। हम डेनमार्क वापस जा रहे हैं, मैं बुदबुदाई। फिर हम यहाँ आए ही क्यों? मार्को को शुरू से अमेरिका कुछ जचा ही नहीं था। सच कहूँ तो मैं अमेरिका से यूरोप नहीं लौटना चाहती थी, अमेरिका में ही अपनी ज़िंदगी संजोना चाहती थी। मैं क्या करती? अपने अकेले के दम पर अपने जीवन की गाड़ी नहीं खींच सकती थी। मेरी मर्जी व राय की कोई अहमियत ही नहीं थी। तो 3 साल अमेरिका में बिताकर हम लौट के बुद्धू घर डेनमार्क आ गए। इसके पश्चात उसका ट्रांसफ़र भारत हो गया। मैं कंप्यूटर टीचर थी। भारत में रहते हुए कुछ कंप्यूटर कोर्स करके अपने कंप्यूटर ज्ञान को विकसित करना चाहती थी। मुझे उसके लिए कुछ रकम चाहिए।
मगर मार्को ने मुझे खर्चा देने से इनकार कर दिया। कहने लगा उस वक्त मैं MBA करना चाहता है और उसके लिए पैसे बचाने हैं। मैंने उससे ये भी कहा कि उसके माता पिता अमीर हैं, अंगूरों का बिजनेस करते हैं, वह क्यों नहीं उनसे कुछ आर्थिक मदद ले लेता। वह बोला वह अपने पिता से बिल्कुल पैसा नहीं मांगेगा। इसके पश्चात उसने वहाँ पर कैराली मसाज सेंटर यानी मसाज सेंटर का, आयुर्वेदिक सेंटर का उसने डिप्लोमा लिया और साथ ही साथ कंप्यूटर की डिग्री भी ली। इसके पश्चात वो लोग पुनः डेनमार्क वापस आ गए। इतने दिनों के बाद उसे डेनमार्क में नौकरी नहीं मिल रही थी क्योंकि उसे डेनिश नहीं आती थी। जब उसने डेनिश सीखने की कोशिश की तो उसके लिए पैसे की आवश्यकता थी। उसने अपने पति से कहा, उसके पति ने कहा तुम सीखना शुरू करो, मैं पैसे दे दूंगा। लेकिन उसने पैसे नहीं दिए तो एक दिन उसे डेनिश भाषा सीखने की क्लास बंद करनी पड़ी। मैंने मार्को को समझाने की कोशिश की कि हमें एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए सहयोग देना चाहिए। हम पति पत्नी हैं, जीवन साथी। अगर वो मेरी आर्थिक मदद करे तो मैं खुद का मालिश सैलून खोल सकती हूँ जहाँ मैं खुद की बॉस होंगी। डेनमार्क में एक आयुर्वेदिक मालिश सैलून अभी तक नहीं है। मुझे विश्वास है कि मेरा सैलून अच्छे पैसे देगा क्योंकि आयुर्वेद ने दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल करना शुरू कर दिया है। लेकिन जब आप उन्हें बताएंगे कि आप कैसे काम करते हैं तो वे आप पर भरोसा करने लग जाएंगे। वे आपसे मालिश करवाएंगे और आपके सुझाए हुए हर्बल उत्पादों को भी खरीदेंगे। हाँ, आयुर्वेदिक मालिश पार्लर, हर्बल उत्पाद, अपनी शक्ल देखिए शीशे में, वो मुचकाते हुए बोला। वह मुझे अपने पूर्व 2 पतियों से भी अधिक खतरनाक लग रहा था। मेरे पिछले पति अब्राहम और लार्स ने चाहे कुछ भी किया हो, मेरी आत्मा को दुखाया हो, मेरे जिस्म पर वार किया हो, पर मेरे वजूद को नहीं तोड़ा। अब्राहम मेरे प्रति निष्ठावान नहीं था, मगर मेरे विकास में उसने पूरा सहयोग दिया। समुद्री तैराकी सीखने के लिए मेरे लिए प्रशिक्षक का इंतज़ाम किया। भले ही लार्स मुझे मारता पीटता था, मगर उसने मुझे रुपए पैसों से कभी नहीं सताया, बल्कि जब कभी उसका बिजनेस चमकता था वो मुझ पर कमाया धन न्यौछावर कर देता था। मगर अब स्थितियाँ बिल्कुल अलग थीं। मैं अधेड़ उम्र की बेडौल स्त्री हो रही थी। मैं अपनी शादी को बचाना चाहती थी। मार्को के साथ शादी मेरी बड़ी धूमधाम से हुई। ढेर सारी रस्में हुई, किंतु बात बात पर झगड़ा होता गया और झगड़ा बहुत बढ़ जाता। हम दोनों एक दूसरे को खरी खोटी सुनाने से बाज नहीं आते। मुझे ताना देता, तुम्हारी कुंजम्मा जिनके साय में तुम बड़े हुए हो वो तो इतनी खुददार और ईमानदार औरत है। तुम इतनी खुदगर्ज और बेईमान क्यों निकल गई? तुमने अब्राहम को बदनाम किया, लार्स को साइको बनाया। तुम्हारे दोनों पूर्व पतियों से मेरी पूरी पूरी सहानुभूति है। तुम्हारे संग जिंदगी गुजार कर अब मुझे वे भले लगने लगे हैं। मैं तंज कसती, मैं तुझे डिवोर्स दे दूंगा। देख लो, तीसरा डिवोर्स होगा तेरा। कोई बात नहीं, मैं पहले भी 2 तलाकों से निपटी हूँ, तीसरे से भी निपट लूंगी, मैं पलट कर कहती। वो अपनी फ्रांसीसी भाषा में मुझे भद्दी गालियां बकने लगता और मैं भी उसी भाषा में उसका मुंह तोड़ जवाब देती। हमने अदालत में आपसी रजामंदी से तलाक लेने और विवादों को निपटारा करने के कागजातों पर दस्तखत कर दिए। न्यायालय ने हमें 4 माह तक अलग रहने की सलाह दी। हमसे कहा कि आवेश में फैसला न लें, तलाक होने के पहले एक बार फिर अपने संबंधों पर गौर फरमाएं। यदि इस अवधि में हम दोनों तलाक की अर्जी वापस नहीं लेते तो अदालत उचित जांच के बाद तलाक की डिक्री दे देगी। मेरे पहले तलाक को दुर्घटना माना जा सकता है, दूसरे तलाक को कहीं ना कहीं मेरी लापरवाही, मगर तीसरे को क्या माने? सच कहूँ तो दाम्पत्य के टूटने का दर्द मेरे दिल को छलनी कर रहा था। बार बार तलाक की त्रासदी से गुजरना भावनात्मक रूप से तोड़ देता है। दुख और हताशा से भर गई हूँ। ऐसा लगता है जैसे किसी महत्वपूर्ण रिश्ते का अंत हो गया हो। मैं अपराधी बन चुकी थी। अपराधी बनी हुई अपनी बड़ी बहन से चुपचाप डांट खाती रहती थी। बैंक लॉकर से मैंने अपने सारे कीमती गहने निकाले
और उन्हें बेच दिया। मेरे भाई बहनों ने भी मसाज पार्लर खोलने के लिए कुछ धन दिया। आजकल की तनाव भरी जिंदगी में हम छोटी छोटी बातों पर संतुलन खो बैठते हैं और यही संतुलन लाने के लिए एक्यूप्रेशर और मसाज थेरेपी के सेशन बहुत प्रचलित हैं। कम्यून से मुझे मालिश सैलून खोलने की इजाज़त मिल गई थी। श्रम विभाग के सेलों का पंजीकरण करवा लिया था। मैं मसाज पार्लर खोलने की दिशा में जोर शोर से काम कर रही थी। नील मुझसे सहसा कहने लगा कि वो अपने पिता को बहुत मिस करता है। उसे बहुत खराब लगता है कि उसके पिता अकेले एक कमरे में किराएदार के रूप में रहते हैं। एक अलग घर में उन्होंने एक कमरा किराए पर ले रखा है और हम दोनों ठाट बाट से विला में रह रहे हैं। मुझे मालूम था मार्को नील को इमोशनल ब्लैकमेल करता है, अपने को दयनीय दर्शा अपने बेटे की सहानुभूति बटोरता है, उसे मेरे खिलाफ भड़काने में लगा है। यह कोर्ट का फैसला था बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं उससे बोली, आप दोनों, मैं ये नहीं चाहता कि पापा लौटकर हमारे साथ ही रहें, क्योंकि पापा और आप साथ बिल्कुल नहीं रह सकते। आप दोनों बहुत लड़ते हो। मैं ठगी सी हक्की बक्की उनका मुंह देखती रह गई। कब से इतना सयाना हो गया? तू कहना क्या चाहता है? मैं पापा के संग रहना चाहता हूँ। आपसे मिलने आता रहूँगा। कोर्ट ने यह हक मुझे दिया है। तू अभी बच्चा है, तेरे पापा तेरी देखभाल नहीं करेंगे। मैं जहाँ भी जाता हूँ सिर्फ आपके साथ, सुबह शाम आपका ही चेहरा देखता हूँ। मैं अवाक खड़ी उसे देखती रह गई। अपने पापा के पास जाना चाहता है? चल जा, छोड़ दे अपनी माँ को अकेले। वह तेज कदमों से आगे आगे चलने लगा। एक बेटे के साथ साथ ये दूसरा बेटा भी उसके पति के साथ चला गया। अधिक उम्र की हो जाने के कारण उसके पति को उसके शरीर में अब कोई रुचि नहीं बची थी। इसीलिए उसने तलाक लेना ही बेहतर समझा और दोनों के बीच तलाक हो भी गया। बेटा जिद करके अपने पापा के पास रहने के लिए चला गया। इसके पश्चात उसने कैराली मसाज सेंटर खोला और वहाँ पर पॉल, जो कि उसका पहला ग्राहक था, उसके साथ वार्तालाप में अपने जीवन के अनुभव सुनाने में मैं व्यस्त हो गई। पॉल ने, जो कि 3 बार का तलाकशुदा था, उसने 49 वर्षीय नैन्सी के साथ विवाह कर लिया। इसके बाद नैन्सी को उल्टियाँ होने लगीं। गर्भावस्था में होने वाली दिक्कतों से वो पीड़ित हो गई। प्रेगनेंसी टेस्ट के बाद अल्ट्रासाउंड हुआ, इंगित करते हुए बताया कि यहाँ पर बच्चे की हृदय की धड़कन है। नैन्सी ने थरथराते स्वर में पूछा, मेरा भी दिल धड़क गया। हाँ, तुम प्रेग्नेंट हो, टेक्नीशियन बोली। दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। उम्र के इस पड़ाव पर विवाह के बाद हमने खबर का प्रसारण शुरू किया। प्रतिक्रियाएं मिश्रित थीं, विशेष कर हमारे बच्चों की। लूसी हंसी, रोई, फिर खिलखिलाई। ग्रेसी पहले नाराज हुई, फिर सामान्य हो गई। नैन्सी का बड़ा बेटा जोशुआ तटस्थ बना रहा। उसका छोटा बेटा नील उत्सुकता से भर गया। पूछने लगा, बच्चा इतना बड़ा कब होगा कि उसके साथ आइस हॉकी और फुटबॉल खेल सके। मेरे भाई बहन पूछने लगे, एक वकील की तरह, हमारे पास क्या प्रयोजन है बच्चे के लिए? हमने पहले अपने परिवार वालों को बताया और सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। नैन्सी मेरी वर्तमान पत्नी है। हम दोनों का भी एक बेटा है जिसे हम मिलकर पाल रहे हैं। जिंदगी ने हमें इतना कुछ सिखा दिया है, इतना सजग कर दिया है कि अगर ज़रा सा भी हमारे बीच मतभेद होता है, ज़रा भी चूक होती है, तो हम तुरंत संभल जाते हैं। अब हम कुछ भी खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं। मैं उसका चौथा पति हूँ, वो मेरी तीसरी पत्नी। जब भी उसे मुझ पर ज़रा भी गुस्सा आता है, झट से कह देता हूँ, मैं इंसानी खाल में इंसान ही हूँ, भेड़िया नहीं। उसका गुस्सा काफूर हो जाता है और वो हंसने लगती है, मुझसे लिपट कर चूम लेती है और कहती, तुम मेरी ज़िंदगी के सर्वाधिक सही फैसले हो। तुम इंसानी खाल में देवता हो। मैं कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कई बार हम निसंदेह गलत संबंधों के शिकार हो जाते हैं और उन संबंधों से बाहर निकलना ही हितकर होता है।
मगर अधिकतर हमारी समझ की कमी, अपरिपक्वता हमारे संबंधों को बिगाड़ती है और दाम्पत्य में विष घोलती है। यह कहानी बस यही थी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।